ठीक है, तू हमारा यहीं इंतजार कर, हम जाते हैं और तेरा सरप्राइज प्रिपेयर करते हैं, कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर सीधा थर्ड फ्लोर की तरफ निकल पड़ा। नक्श ने भी अपना सर हिलाया और उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उसे नहीं पता था कि ये लोग क्या सरप्राइज तैयार कर रहे हैं। सरप्राइज को लेकर काफी सस्पेंस क्रिएट हो गया था। हिमानी का स्टोर वाकई में काफी बड़ा था। फर्स्ट फ्लोर पर सारे लेटेस्ट प्रोडक्ट्स थे जो हाल ही में पब्लिक के लिए रिलीज किए गए थे। जब नक्श ने वो सारे प्रोडक्ट्स देखे तो उसकी आंखें चकरा गई थी। सारे ही प्रोडक्ट्स काफी एक्सपेंसिव थे, लेकिन उन्हें खरीदने वालों की भीड़ काफी ज्यादा थी। यह देखकर मन ही मन नक्श ने सोचा, बाप रे, इतने एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स लगाने के बाद क्या आपका चेहरा वाकई बदल जाता है? और फिर चेहरा धोने के बाद फालतू का खर्चा। अरे ये तो नक्श है। अभी नक्श उन प्रोडक्ट्स को देखकर अपने मन में ख्याल बुन ही रहा था कि तभी अचानक से उसके कान में एक जानी पहचानी सी आवाज आई। तुरंत ही नक्श ने पीछे मुड़कर देखा। उसके सामने एक औरत खड़ी थी जिसने ब्लू कलर की डेनिम स्कर्ट पहनी थी और उस स्कर्ट में वो बहुत गजब लग रही थी। वो औरत और कोई नहीं बल्कि अनिका की खास दोस्त प्राची थी। दरअसल प्राची के हस्बैंड इस स्टोर के डिपार्टमेंट मैनेजर हुआ करते थे। अब नहीं है, क्योंकि कल ही उनका प्रमोशन हुआ है और उन्हें डिपार्टमेंट मैनेजर से डेप्यूटी जनरल मैनेजर बना दिया गया है। इस मौके का फायदा उठाते हुए प्राची आज स्टोर में अपने हस्बैंड के नाम पर सारे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स खरीदने आई थी। लेकिन उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आज उसकी मुलाकात यहाँ नक्श से होगी। नक्श, क्या तुम यहाँ अकेले आए हो? मैं तुम्हें बता देती हूँ कि ये स्टोर तुम्हारे लायक नहीं है। यहाँ के सारे प्रोडक्ट्स बहुत एक्सपेंसिव हैं। तुम इनमें से एक भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो, इसलिए जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, वरना बाद में जब तुम्हें यहाँ से धक्के मार कर निकाला जाएगा तो तुम्हारी थोड़ी बहुत जो इज्जत बची है वो भी नहीं रहेगी। नफरत की नजरों से देखते हुए प्राची ने कहा। नक्श को कोई फर्क नहीं पड़ा, उसके चेहरे पर मुस्कान बरकरार थी। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं यहाँ के प्रोडक्ट्स अफोर्ड कर सकता हूँ या नहीं। तुम अपना देखो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही अफोर्ड ना कर पाओ। नक्श ने भी नहले पर दहला मारा। नक्श की बात सुनकर प्राची के चेहरे का रंग ही उतर गया था। उसकी आंखों में नक्श के प्रति गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। दिखावा करने की जरूरत नहीं है, अनिका से मेरी बात हुई है। मुझे पता है कि तुम कोई तो घटिया काम करके उसे पैसे लाकर दे रहे हो, गुस्से में प्राची ने कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं पैसे कहां से और कैसे लाकर दे रहा हूं। फर्क इस बात से पड़ता है कि मैं उसे पैसे लाकर दे रहा हूं। और वैसे क्या तुम अभी भी रेंटेड अपार्टमेंट में ही रह रही हो? नक्श ने एक बार फिर से प्राची पर हमला बोला। नक्श के ताने सुनकर प्राची के चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए थे। दांत पीसते हुए अभी प्राची कुछ कहने ही वाली थी कि तभी एक मोटा आदमी जिसका पेट बाहर निकला हुआ था वो वहां आया और बोला, प्राची सूझ है, ये आदमी कौन है? वो आदमी और कोई नहीं बल्कि प्राची का हस्बैंड था। जब नक्श की नजर उस आदमी पर पड़ी तो नक्श उसे देखता ही रह गया। उसकी आंखें हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके बाद नक्श ने खूबसूरत प्राची को देखा और मन ही मन सोचते हुए बोला, ओ गॉड, क्या वाकई में प्यार अंधा होता है? ये खूबसूरत परी इस दानव के साथ क्या कर रही है? प्राची ने नक्श की तरफ इशारा करते हुए गुस्से से कहा, बेबी, ये आदमी अनिका का हस्बैंड है। मैंने बताया था ना, घर जमाई बनकर रह रहा है। खुद तो कुछ करता धरता नहीं है और यहां मुझे ताने मार रहा है। बोल रहा है कि यहां से चली जा, तू ये प्रोडक्ट्स अफोर्ड नहीं कर सकती। मुझे नीचा दिखा रहा है। अच्छा हुआ बेबी तुम आ गए। प्राची के हस्बैंड का नाम आलोक था और वो अपने गुस्से के लिए जाना जाता था। अब जब उसने अपनी बीवी के मुंह से यह सब सुना तो भला वो टॉलरेट कैसे कर सकता था? नक्श को देखकर उसकी आंखों में गुस्सा जलने लगा था। अपनी आवाज ऊंची करते हुए बोला, साले कमीने, तू मेरी बीवी को नीचा दिखाएगा? मेरी बीवी को देख और अपने आप को देख भिखारी, तुझे तो सड़क पे कोई 1 रुपया भी नहीं देगा। कहां से आया तू? चुपचाप चला जा, वरना धक्के मार के यहां से भेजूंगा। जानता भी है तू मैं कौन हूं? ठंडी मुस्कान के साथ नक्श ने उन दोनों को देखा, लेकिन उसकी टोन अभी भी बहुत काम थी। देखिए भाई साहब, मैंने आपकी बीवी को नीचा नहीं दिखाया है। जो कुछ भी ये कह रही है दरअसल वो सब इन्होंने मुझसे कहा था। रही बात शक्ल की, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैं कितना हैंडसम हूं। अगर हैंडसम नहीं होता तो आपकी बीवी से भी ज्यादा खूबसूरत अनिका मुझे कैसे मिलती? और भगवान का दिया सब कुछ है,
तो फिर मैं भिखारी कैसे हुआ? लगता है तू ऐसे नहीं सुधरेगा, तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। जब तक मार नहीं पड़ती है ना, तब तक तेरे जैसे नालायकों को अकल नहीं आती है। यह बोलते हुए आलोक ने नक्श का कॉलर पकड़ा और उसके चेहरे पर मुक्का मारने के लिए अपना हाथ पीछे की ओर बढ़ाया। यह सीन देखकर प्राची, जो आलोक के ठीक बाजू में खड़ी थी, उसके चेहरे पर प्राइड वाली स्माइल आ गई थी। स्टॉप इट! आलोक नक्श को मुक्का जड़ने ही वाला था कि तभी अचानक से तेज आवाज आई, जिसने आलोक के साथ साथ वहां मौजूद बाकी लोगों को भी हिला के रख दिया। यह आवाज कार्तिक की थी, जो अब अपने लंबे लंबे कदम बढ़ाते हुए नक्श की ओर बढ़ रहा था। हिमानी कार्तिक के पीछे पीछे नक्श की तरफ ही आ रही थी। चूंकि हिमानी ने हेवी गाउन पहना था, इसलिए उसकी स्पीड थोड़ी स्लो थी। कार्तिक और हिमानी को देखकर आलोक स्टन रह गया था। मिस्टर पटेल, हिमानी मैडम, आप दोनों यहां पर? यह बोलते हुए आलोक ने नक्श का कॉलर छोड़ा और अपने चेहरे पर मुस्कान लिए उन दोनों को ग्रीट करने के लिए आगे बढ़ा। कार्तिक ने आलोक को घूरा और अपने हाथ से उसे साइड में करते हुए बोला, कौन है बे तू? और ये तू अभी क्या कर रहा था? मारने का शौक है तुझे? चल मार मुझे, मार। नहीं 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 सर, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं तो इस आदमी से निपट रहा था जो यहां प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था। और सर, मैं तो बस इसे डराने की कोशिश कर रहा था। मिस्टर पटेल, मेरा अभी अभी प्रमोशन हुआ है। अब मैं स्टोर का डेप्यूटी जनरल मैनेजर बन गया हूं। मुझे भी बहुत अच्छे से पता है कि अगर मैंने किसी को मारा तो उससे स्टोर का नाम खराब होगा। इसलिए मैंने पहले इस आदमी को प्यार से समझाया, लेकिन ये तो बदतमीजी करने लगा, इसलिए मुझे इसे डराना पड़ा। आप चाहे तो कस्टमर से पूछ सकते हैं। ये बोलते हुए आलोक ने अपनी ही बीवी प्राची की तरफ इशारा किया, जो कार्तिक और हिमानी की नजरों में वाकई एक कस्टमर थी। आलोक बहुत अच्छे से जानता था कि कार्तिक और इस कंपनी के फाउंडर के बीच बहुत अच्छे रिश्ते हैं। ऊपर से कार्तिक का नाम तो वैसे ही सूरत में काफी फेमस था, इसलिए आलोक कार्तिक से पंगे लेने की गलती कैसे कर सकता था। इसलिए अपनी बीवी को ढाल बनाते हुए उसने नक्श पर ही आरोप लगाना शुरू कर दिया था। डेप्यूटी जनरल मैनेजर, राइट? हिमानी, तुम्हें लगता है कि इस पोजीशन के लिए यह आदमी फिट है? कार्तिक आलोक से बात करते हुए अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने इस मैटर को अब सीधा हिमानी के हाथों में डाल दिया था। उस सीन को देखकर वैसे ही हिमानी के चेहरे पर 12 बज गए थे। वो नक्श से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी, और मिलाती भी कैसे? आज पहली बार नक्श उसके स्टोर में आया और उसके स्टाफ के लोग उसे ही मारने वाले थे। ये सोचते हुए हिमानी गुस्से से भर उठी। अपनी आवाज को बुलंद करते हुए बोली, आलोक, तुम कल मुझे मेरे कैबिन में मिलो, और हां, अपना रेजिग्नेशन साथ लेकर आना। तुम्हारी सैलरी सेटल करने के बाद तुम मुझे यहां दोबारा दिखने नहीं चाहिए। यह बोलने के बाद हिमानी ने आलोक की तरफ देखा ही नहीं, जिसका चेहरा पूरी तरह से फीका पड़ गया था और शौक के मारे उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हिमानी के कदम सीधा नक्श की तरफ बढ़े और उसने झुकते हुए नक्श से कहा, सॉरी सर, गलती हो गई, लेकिन आज इतने सालों के बाद आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। नक्श ने तुरंत ही हिमानी को गले से लगाया और उसके कान में फुसफुसाते हुए बोला, पागल हो गए हो क्या? ये सब क्या कर रही हो? तुम इस कंपनी की सीईओ हो, सारे एम्प्लॉइज तुम्हें देख रहे हैं, इतना भावुक होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नक्श ने थम्स अप दिखाते हुए हिमानी से कहा, तुम बहुत अच्छा कर रही हो, इतने कम सालों में तुमने इतना कुछ अचीव कर लिया। मैं तो ये सब देखकर शॉक्ड रह गया। नक्श के मुंह से तारीफ सुनकर हिमानी के खूबसूरत चेहरे पर एक्साइटमेंट दौड़ने लगा था। तुरंत ही हिमानी ने कहा, सर, ये सारा क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ आपको ही जाता है। अगर आप नहीं होते तो आज मैं यहां नहीं होती, पता नहीं कौन से डिपार्टमेंटल स्टोर में सामान दे रही होती। आपने मेरी जिंदगी बदल दी, उसके लिए तहे दिल से थैंक्स। रात की शुरुआत ऐसी हुई, उसके लिए एक बार फिर से माफी चाहती हूँ। चलिए हम दूसरी जगह पर चलते हैं, और भी 2 लोग हैं, आपको उनसे मिलना चाहिए। नक्श के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे सरप्राइज को रिवील होने में थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन ये 2 लोग और कौन होंगे? नक्श इसके लिए भी बहुत एक्साइटेड था। नक्श ने भी अपना सर हिलाते हुए कहा, ठीक है तो फिर चलो, देर किस बात की। जैसे ही वो तीनों एक साथ वहां से जाने लगे, तभी आलोक को एहसास हुआ कि उसके साथ असल में क्या हुआ है। तुरंत ही आलोक ने अपने कदम बढ़ाए और हिमानी को रोकने की कोशिश करते हुए बोला, हिमानी मैडम प्लीज प्लीज एक बार मेरी बात सुनिए। मुझे पता है कि मुझसे गलती हुई है, मैं माफी मांगता हूं, प्लीज मुझे इस नौकरी से मत निकालिए। आलोक का चेहरा पछतावे से भरा हुआ था। अगर उसे पहले पता होता कि नक्श और हिमानी के बीच के रिश्ते कैसे हैं, तो वो ऐसी गलती कभी नहीं करता। लेकिन आलोक तो खुद पहली बार नक्श से मिल रहा था,
नक्श के बारे में वो कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन उन तीनों का रिश्ता देखकर उसे समझ आ गया था कि यह कोई ऑर्डिनरी रिश्ता नहीं है। अब कभी आलोक किसी को इतनी बुरी तरह से नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं करेगा। अभी आलोक के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह था कि वो अपनी जॉब बचाए, वरना अगर उसे फायर कर दिया गया तो हिमानी और कार्तिक के चलते उसे पूरे सूरत में नौकरी नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ जो झटका प्राची को लगा था उसका कंपैरिजन किसी से भी नहीं कर सकते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि नक्श जो हमेशा से कमजोर और डरपोक था, उसका उठना बैठना कार्तिक पटेल और हिमानी शाह जैसे लोगों के साथ कैसे पॉसिबल था। लेकिन प्राची अपने हस्बैंड से ज्यादा स्मार्ट थी और उसे अच्छे से पता था कि काम कैसे निकलवाना है। अपने चेहरे पर नकली मुस्कान लिए प्राची ने अपने कदम नक्श की ओर बढ़ाए और नक्श का हाथ पकड़ते हुए बोली, नक्श नक्श, अभी जो कुछ भी हुआ वो सब मेरी गलती है। प्लीज इसमें मेरे हस्बैंड को इन्वॉल्व मत करो। कल ही उनका प्रमोशन हुआ है। अगर उनकी नौकरी चली गई तो हमारा परिवार सड़क पर आ जाएगा। तुम्हें मुझे जो कुछ भी कहना है कहो, लेकिन प्लीज क्या तुम हिमानी मैडम से कहकर मेरे हस्बैंड को फायर करने से बचा सकते हो? प्राची ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसे नक्श के सामने इस तरह झुकना पड़ेगा। जिसे वो हमेशा निकम्मा समझती थी, आज उसका और उसके परिवार का फ्यूचर अपने मुट्ठी में लेकर बैठा था। नक्श ने प्राची को घूरते हुए कहा, क्या कहा तुमने? क्या थोड़ी तमीज के साथ बोलोगी? और तुमने माफी तो मांगी ही नहीं। प्राची ने इधर उधर देखा तो उसे एहसास हुआ कि सभी लोग उसे ही देख रहे हैं। उसका चेहरा लाल पड़ गया था। अपने होंठ को दांत में दबाते हुए प्राची ने धीमी आवाज में कहा, मिस्टर नक्श, अभी जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। प्लीज मेरे हस्बैंड की जॉब बचा लो, ये ठीक है? जब नक्श ने प्राची के मुंह से निकले उन शब्दों को सुना तो उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी। तुरंत ही नक्श ने हिमानी से कहा, ये दोनों माफी मांग रहे हैं, माफ कर देते हैं। तुम्हारे लिए भी आसान हो जाएगा, क्योंकि इतने जल्दी तुम्हें इस लेवल पर एम्प्लॉय नहीं मिलेगा। इसे काम करने दो, लेकिन इसे इंसान बनने में समय लगेगा, और जब तक ये इंसान नहीं बनता तब तक प्रमोशन करना ठीक नहीं रहेगा। तो अब क्या आलोक को डिमोट किया जाएगा? चलो नौकरी तो बची, लेकिन क्या प्राची इस मैटर को भूल जाएगी? क्या प्राची नक्श से बदला लेगी? क्या होगा जब इस मैटर के बारे में अनिका को पता चलेगा? नक्श के लिए आखिर कार्तिक और हिमानी ने क्या सरप्राइज रखा है? कौन है वो दो लोग जिसे हिमानी नक्श से मिलवाने वाली थी? जानने के लिए सुनिए इंस्टा एम्पायर, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। नक्श ने बात पते की थी और हिमानी भी नक्श के विचारों के साथ पूरी तरह से सहमत थी। हिमानी ने आलोक से कहा, क्योंकि मिस्टर नक्श कह रहे हैं इसलिए तुम इस स्टोर में काम कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारा प्रमोशन रोक रही हूं। तुम पहले वाली पोजीशन पर ही काम करोगे। अगर तुम्हें ठीक लगता है तो ठीक है, वरना तुम जा सकते हो। नहीं नहीं मैडम, मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूं। थैंक यू मिस्टर नक्श, थैंक यू हिमानी मैडम। भारी दिल के साथ आलोक ने अपने इमोशंस बाहर निकाले और नक्श और हिमानी के सामने झुकते हुए उन्हें थैंक्स कहा। अपने पति को झुकता देख प्राची भी नक्श और हिमानी के सामने झुक गई थी, और यह देखकर नक्श का दिल गार्डन गार्डन हो गया था। इतने सालों की बदसलूकी के बाद आखिर आज नक्श को इन जैसों को सबक सिखाने का मौका मिल ही गया। नक्श ने तुरंत ही अपना हाथ हिलाते हुए कहा, बस बस ठीक है। हिमानी ने बात को पलटते हुए नक्श से कहा, मिस्टर नक्श, चलिए चलते हैं। हाँ चलो। ये बोलते हुए तीनों एक साथ वहां से निकल गए, और इन तीनों में से किसी ने भी पीछे मुड़कर आलोक या प्राची को नहीं देखा। जब आलोक ने देखा कि वो तीनों स्टोर से बाहर निकल गए हैं, तो तुरंत ही आलोक प्राची की तरफ मुड़ा और अपनी गुस्सैल नजरों के साथ उसे देखते हुए बोला, बेवकूफ औरत, आज तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी चली जाती। किसी के भी बारे में कुछ भी बोल देती हो। थोड़ा सोचा तो करो कि सामने कौन है। आगे से मैं भी ध्यान रखूंगा, तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। और क्या पूरे दिन शॉपिंग करती रहती हो? अब मैं डिमोट हो गया हूं, किसी पर भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। जाओ और अपने बाप को बोलो, अब वो ही तुम्हें शॉपिंग कराएंगे। ये बोलने के बाद आलोक मुड़ा और वहां से चलता बना। उसने भी पीछे मुड़कर अपनी बीवी प्राची को नहीं देखा, जिसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो गई थी ह्यूमिलिएशन के मारे। प्राची अब अकेली वहां खड़ी थी। दूसरी तरफ कार्तिक और हिमानी नक्श को सूरत शहर के सबसे बेस्ट फाइन डाइन रेस्टोरेंट बोहो लेकर गए।
हिमानी ने पहले से ही एक प्राइवेट रूम बुक करवा दिया था। नक्श, हिमानी और कार्तिक जैसे ही उस कमरे में गए वैसे ही दरवाजे पर खटपट की आवाज हुई। अभी नक्श सोफे पर बैठा ही था कि उसका ध्यान भी दरवाजे पर गया। तुरंत ही कार्तिक ने नक्श से कहा, नक्श, मुझे लगता है कि तुझे दरवाजा खोलना चाहिए। नक्श उठा और उसने दरवाजा खोला। अरे आकाश, ओह गॉड, अरे रवीश भी है। ये बोलते हुए नक्श एकाएक शॉक्ड रह गया था। साथ ही साथ उसके दिल में एक्साइटमेंट के गिटार बजने लगे थे। मिस्टर नक्श, क्या हाल है आपके? आपको देखे अरसा हो गया। ये बोलते हुए आकाश और रवीश ने नक्श को गले से लगा लिया था। आकाश और रवीश दोनों ही इंडियन आर्मी के जवान रह चुके थे। दोनों के परिवार में कोई ना कोई दिक्कत थी, इसलिए दोनों ने आर्मी से जल्दी रिटायरमेंट ले लिया और उसके बाद से नक्श के बॉडीगार्ड्स बनकर काम किया। ये वही बॉडीगार्ड्स थे जिन्होंने कार्तिक की भी जान बचाई थी। नक्श के साथ काम करते हुए आकाश को पता चला कि उसकी मां को कैंसर हो गया है। आकाश ने नक्श से पैसा नहीं मांगा, लेकिन नक्श ने उसकी मां का इलाज सबसे अच्छे हॉस्पिटल में करवाया और 3 से 4 करोड़ रुपए का खर्चा किया। वो अलग बात है कि भगवान जिसे अपने पास बुलाना चाहता है उसे कोई नहीं रोक सकता। बहरहाल आकाश की मां की मौत हो गई। जब नक्श को पता चला कि आकाश और रवीश दोनों अकेले काम करना चाहते हैं, तो उस समय भी नक्श ने उन दोनों को फंडिंग दी थी। आज इस कमरे में नक्श को छोड़कर जितने भी लोग मौजूद थे, उन सब की नक्श ने कभी न कभी मदद की थी और उन सभी के दिल में नक्श के प्रति बहुत रिस्पेक्ट और ग्रैटिट्यूड था। जब भानुशाली ग्रुप ने नक्श और उसके पिता को कंपनी से बेदखल कर दिया, तब से नक्श गायब हो गया था और तभी से ये लोग नक्श को ढूंढ रहे थे। ये भी एक वजह थी कि इन चारों की एक दूसरे से मुलाकात हुई और आज ये चारों भी काफी करीबी दोस्त हैं। मिस्टर नक्श, पिछले कई सालों से हम आपको गलत डायरेक्शन में ढूंढ रहे थे। अगर हम पास्ट में केयरफुल रहते तो शायद हमें पता रहता कि सूरत शहर से आपके अच्छे ताल्लुक हैं और हम आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाते। खैर, देर आए दुरुस्त आए, फाइनली आपके दर्शन हो गए, दिल खुश हो गया। आकाश नक्श के पास आकर बैठ गया था और नक्श को ही देख रहा था। उसे नक्श पहले से कहीं ज्यादा मैच्योर लग रहा था। ये देखकर वो काफी इमोशनल हो गया। नक्श ने हंसते हुए कहा, अगर हम एक दूसरे से मिल गए हैं तो इसका मतलब लेट नहीं हुआ है आकाश। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बोहो तुम्हारा रेस्टोरेंट होगा। क्या बात है, तुम सभी अपनी लाइफ में काफी आगे बढ़ गए। मुझे बहुत खुशी और गर्व महसूस हो रहा है कि मैं तुम लोगों के काम आ सका। जब आकाश ने नक्श के मुंह से अपनी तारीफ सुनी तो उसके चेहरे पर एक अलग ही ब्लश आ गया था। मुस्कुराते हुए वो अपना सर खुजाने लगा था। जब नक्श ने आकाश के एक्सप्रेशंस नोटिस किए तो नक्श के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई और अपना सर हिलाते हुए बोला, तुम अभी भी वैसे ही हो, बिल्कुल भी नहीं बदले। वैसे तो एक टफ मैन हो, लेकिन तुम्हारे अंदर एक चीज है, जब भी तुम एक्साइटेड हो जाते हो तुम्हारे चेहरे पर ब्लश आ जाता है। नक्श की बात सुनने के बाद सभी जोर जोर से हंसने लगे थे। अभी रवीश क्या करता है? क्या तुम दोनों साथ में काम कर रहे हो? नक्श की नजर लंबे चौड़े और हैंडसम रवीश पर गई, जिसने ब्लैक कलर का सूट पहना था। रवीश भी एकदम मस्त है। उसकी खुद की सिक्योरिटी कंपनी है, एक से एक हट्टे कट्टे लोगों को भर रखा है। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि इसकी कंपनी में फीमेल बॉडीगार्ड्स भी हैं। मिस्टर नक्श, आप रवीश से कहकर अपने लिए 2-3 सुंदर फीमेल बॉडीगार्ड्स क्यों नहीं असाइन कर लेते? जब वो आपके साथ रहेंगी तो आपको एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस मिलेगा। ये बोलते हुए हिमानी ने अपना हाथ मुंह पर रखा और जोर जोर से हंसने लगी थी। हिमानी की बात सुनकर रवीश भी हंसने लगा था। रवीश काफी रिजर्व नेचर का था, इसलिए उसके मुंह से शब्द कम ही निकलते थे। लेकिन आज उसे देखकर कोई यह नहीं कह सकता था कि उसकी खुद की बॉडीगार्ड कंपनी है, क्योंकि वो तो खुद एक कॉलेज का स्टूडेंट लग रहा था। नक्श ने तुरंत ही अपना हाथ हिलाते हुए कहा, अगर मैंने 2 से 3 फीमेल बॉडीगार्ड्स हायर कर ली तो सब मुझसे जलने लगेंगे और मैं किसी को जलते हुए नहीं देख सकता। थोड़ी देर इसी तरह हंसने और बात करने के बाद अचानक से हिमानी सोफे से उठी और बाहर चली गई। कुछ ही मिनटों में हिमानी अपने हाथ में एक स्पेशल बॉक्स लेकर आई और बोली, मिस्टर नक्श, ये गिफ्ट हमने कुछ साल पहले आपके लिए खरीदा था। हमने तो इसे आप तक पहुंचाने की उम्मीद छोड़ ही दी थी, लेकिन आज देखिए हमारी किस्मत में आपसे मिलना लिखा था। ये लीजिए, पहले देखिए कि आपको पसंद आया या नहीं। हिमानी के हाथ से उस स्पेशल बॉक्स को लेने के बाद नक्श ने उन चारों को देखा और उसके बाद धीरे से उस बॉक्स को खोला। अरे, ये तो मुगल्स के जमाने की घड़ी है। वाह, क्या खूब। नक्श बहुत एक्साइटेड नजर आ रहा था। उसने ऐसी घड़ी सिर्फ टीवी और फिल्मों में ही देखी थी या फिर किसी म्यूजियम में।
आज वो घड़ी उसके हाथों में थी और नक्श उस बॉक्स को एकदम टाइट पकड़े हुए था, जैसे मानो कोई उसका गिफ्ट छीन लेगा। वो घड़ी सोने की थी और रोशनी में कुछ इस तरह चमक रही थी कि नक्श तो अपनी आंख भी नहीं हटा पा रहा था। कार्तिक और बाकी लोगों ने एक दूसरे को देखा और उनकी आंखों में खुशी दिखाई दे रही थी। अगर नक्श को यह गिफ्ट वाकई में बहुत पसंद आया है तो उनके एफर्ट्स पूरी तरह से काम कर गए थे और यह देखकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। इसके लिए मैं आकाश और रवीश को थैंक्स कहूंगी, क्योंकि उन्हें पता था कि आपको क्या अच्छा लगता है। अगर ये नहीं होते तो शायद मैं और कार्तिक तो डिसाइड ही नहीं कर पाते कि आपको क्या दें। सोफे पे आराम से बैठकर हिमानी ने कहा। कुछ देर ऐसे ही उस घड़ी को टकटकी लगाकर देखने के बाद नक्श ने ध्यान से उस बॉक्स को बंद किया और सभी को देखते हुए बोला, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम सभी को बहुत परेशानी हुई। आई एम सॉरी कि मैं ऐसे बिना बताए तुम सबकी जिंदगी से गायब हो गया, पर यह मेरा वादा है कि अब ऐसा कभी नहीं करूंगा। इतने कम पलों में ही तुमने मुझे इतनी खुशी दे दी है कि क्या बताऊं। हम सभी बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे। अब अच्छे दोस्त हैं इसलिए थैंक्स नहीं कहूंगा, बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि चलो टोस्ट करते हैं हमारी दोस्ती के नाम। टोस्ट का नाम सुनते ही आकाश को याद आया कि वो ड्रिंक्स तो लाया ही नहीं है। तुरंत ही आकाश ने वेटर से वोडका लाने को कहा और बोतल आते ही सभी नशे में चूर होने के लिए तैयार थे। नक्श आज बहुत खुश था, इसलिए दबा के वोडका पी रहा था। उस रात सभी ने गदर मचाया, शराब, खाना और डांस। उसके बाद क्या, सभी इतने नशे में थे कि किसी की भी घर जाने की हिम्मत नहीं थी। सब के सब आकाश के रेस्टोरेंट में ही सो गए। आकाश ने सभी के लिए अच्छा इंतजाम कर दिया था। यह पहली बार था जब नक्श शादी के इतने सालों के बाद घर नहीं लौटा था। अगले दिन जब नक्श की आंख खुली तब भी नक्श घर नहीं गया, बल्कि तैयार होकर सीधा भानुशाली ग्रुप के ऑफिस की तरफ निकला। अपने कैबिन में सोफे पर बैठकर नक्श आराम फरमा रहा था और सोच रहा था कि क्या उसे अनिका को मैसेज करना चाहिए कि तभी अचानक से नक्श का फोन बजने लगा। जब नक्श ने देखा कि कॉल उसकी सास यानी चित्रा का है तो तुरंत ही नक्श ने अपना गला साफ किया और कॉल उठाते हुए बोला, हेलो जी मम्मी जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। नक्श, ये मैं क्या सुन रही हूं अनिका से कि तुम कल पूरी रात घर नहीं आए। कल रात तुम कहां थे, कैसे हो तुम? चित्रा का टोन बहुत जेंटल था। चित्रा का ऐसा मिजाज देखकर नक्श चौंक गया था। हालांकि मन ही मन उसे बहुत अच्छे से पता था कि चित्रा इतने प्यार से उससे बात क्यों कर रही है। यह सब कल का नतीजा है। कल नक्श ने अनिका और चित्रा को बैंक्वेट हॉल में जावेरी खानदान के सामने एम्बैरेस होने से जो बचाया, इसी वजह से। मैं ठीक हूं मम्मी जी। वो कल मैं मेरे पुराने दोस्त के साथ उसके घर चला गया था। बातों बातों में पता ही नहीं चला कि कब घड़ी में 2 बज गए। ज्यादा लेट हो गया था इसलिए उसके घर पर ही सो गया। जैसे ही नक्श ने यह कहा वैसे ही चित्रा की आवाज आई, पुराना दोस्त, बहुत समय के बाद मिले होंगे इसलिए बातों बातों में समय का पता नहीं चला। बहुत नॉर्मल है। ओ अच्छा हाँ, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारे पेरेंट्स का फिजिकल एग्जामिनेशन करवाना है। ये 2 दिन मैं पूरी तरह से फ्री हूं, तो कल कैसा रहेगा? जब नक्श ने इस मैटर के बारे में फिर से सुना तो उसके मूड की बैंड बज गई। वो इस बात पर अचंभा था कि यह जानने के बावजूद कि नक्श अब अनिका की फाइनेंशियली मदद कर सकता है और जावेरी खानदान में चित्रा का स्टेटस बढ़ा सकता है, फिर भी वो ऐसी बात करके सुबह सुबह उसे चोट पहुंचाना चाहती थी। शायद चित्रा से किसी भी तरह की बदलाव की उम्मीद करना ही बेवकूफी थी। नक्श अपने पेरेंट्स को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था। अगर नक्श के पेरेंट्स को पता चला कि अनिका उसे हाथ तक नहीं लगाने देती है और इस वजह से वो आईवीएफ के जरिए टेस्ट ट्यूब बेबी करने का प्लान कर रहे हैं, तो उन्हें कैसा लगेगा? दूसरी तरफ चित्रा को लगता है कि बार बार अगर प्रोसेस फेल हो रहा है तो उसके पीछे जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है और इसलिए वो चाहती है कि नक्श के पेरेंट्स का फिजिकल एग्जामिनेशन हो। लेकिन जब नक्श के पेरेंट्स को ये सब पता चलेगा तो वो कितना इंसल्टेड फील करेंगे। इस बारे में सोचते हुए नक्श के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई थी। तुरंत ही नक्श ने कहा, यह कैसा रहेगा, मैं मेरे पेरेंट्स को कल बुला लेता हूं और फिर आप और अनिका भी हॉस्पिटल आ जाओ। हम सभी एक बार फिर से फिजिकल एग्जामिनेशन करवा लेते हैं। प्रॉब्लम कहां है पता चल जाएगी। अनिका और मेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम क्यों दोबारा फिजिकल एग्जामिनेशन करवाएं? नक्श ने जो कहा उसे सुनकर चित्रा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। वो उसकी बात से खुश नहीं थी और ऑब्जेक्ट करना चाहती थी, लेकिन नक्श ने उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया। ठीक है तो फिर तय रहा, हम सब साथ में एग्जामिनेशन करवा रहे हैं मम्मी जी। मुझे अभी थोड़ा काम है, चलिए मैं आपसे बाद में बात करता हूं। ये बोलते हुए नक्श ने कॉल कट कर दिया था।
कॉल रखने के बाद नक्श थोड़ा आराम करने की सोच रहा था कि तभी अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई और नक्श की सेक्रेटरी नंदिता उसके कैबिन में आई। क्या नक्श कल अपने पेरेंट्स को बुलाएगा? अगर हां, तो उसके बाद क्या होगा? नक्श अपने पेरेंट्स को क्या एक्सप्लेन करेगा? अगर नहीं, तो फिर चित्रा की तरफ से कैसा रिएक्शन आएगा? क्या चित्रा अपने टेस्ट के लिए मानेगी? आखिर प्रॉब्लम किसमें है? क्या इससे कहानी एक अलग ही मोड़ ले लेगी? जानने के लिए सुनिए इंस्टा एम्पायर, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। वो कहते हैं ना कि बॉस थोड़े मनचले होते हैं। वैसे नक्श तो बिल्कुल भी वैसा नहीं था, लेकिन ब्यूटी को देखकर तो अच्छे अच्छे फिसल जाते हैं। नक्श की नजर उसकी सेक्रेटरी नंदिता से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी नंदिता ने कहा, सर, जावेरी खानदान से नवीन जावेरी आए हैं। वो शिवानी के पैकेजिंग कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना चाहते हैं और साथ ही साथ नेगोशिएशंस करना चाहते हैं। आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? वो इतना जल्दी आ गया, अभी के लिए तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सीधा जावेरी खानदान को इन्फॉर्म करो, उनसे पूछो कि क्या वो भूल गए मैंने लास्ट टाइम क्या कहा था। अब जब वो भूल गए हैं तो उन्हें जगाना तो पड़ेगा। उनसे कह दो कि मैं उनके साथ की गई पार्टनरशिप कैंसिल कर रहा हूं। अगर उन्हें हमारे साथ काम करना है तो उनके सारे कोऑपरेशन मैटर्स को सिर्फ और सिर्फ अकेले अनिका हैंडल करेगी और किसी को इसमें घुसने की कोई जरूरत नहीं है, वरना इस बारे में आगे बात करने से कोई मतलब नहीं है। ये बोलते हुए अचानक से नक्श को एहसास हुआ कि दर्द के मारे उसका सर फट रहा है। अपनी आंख बंद करके नक्श चेयर पर ही पसर गया और अपने हाथ से अपना सर दबाने लगा था। सेक्रेटरी नंदिता ने अपना सर हिलाते हुए कहा, तो क्या नवीन जावेरी को बैठा कर रखना है और ये बात पहले जावेरी खानदान तक पहुंचानी है? हाँ बिल्कुल। नक्श के मुंह से ये सुनते ही नंदिता कैबिन से निकल गई थी। दूसरी तरफ मैम्बो अंकल भानुशाली ग्रुप के शानदार ऑफिस में फर्स्ट फ्लोर पर बैठकर सीईओ से मिलने का इंतजार कर रहे थे। मन ही मन वो सोच रहे थे कि उनका नंबर कब आएगा, वो कब मिलेंगे और फेस टू फेस बात करेंगे। बेचारे मैम्बो अंकल, उनका नंबर तो नहीं आया, लेकिन उनके पास कल्याणी का कॉल जरूर आया, जिनसे उन्हें पता चला कि उन्हें यहां से निकलना होगा। कॉल रखने के बाद मैम्बो अंकल के चेहरे पर पजल्ड लुक था। उन्हें समझ ही नहीं आया कि कल्याणी ने उन्हें यहां से जाने के लिए क्यों कहा। जब वो सुबह भानुशाली ग्रुप के लिए निकल रहे थे, तब तो कल्याणी के चेहरे पर मैम्बो अंकल को लेकर फुल कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था, तो फिर अब अचानक से कल्याणी की टोन क्यों बदल गई? मन ही मन ये सोचते हुए मैम्बो अंकल का ध्यान लिफ्ट की तरफ गया। 5 मिनट और इंतजार करने के बाद भी जब भानुशाली ग्रुप में से कोई भी उनसे नहीं मिला, तो तुरंत ही वो उस ऑफिस से निकल गए थे। जावेरी खानदान के मैंशन में एक बार फिर से पूरा परिवार इकट्ठा हो गया था। कल्याणी ने फिर से एक फैमिली मीटिंग जो बुलाई थी, लेकिन इस मीटिंग में अनिका और चित्रा को शामिल नहीं किया गया था। ये लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? अनिका में ऐसा क्या है जो वो मुझसे भी बेहतर है? उसकी खुद की कंपनी तो उसे संभाली नहीं जा रही, बंद होने की कगार पर खड़ी है। मुझे तो लगता है कि भानुशाली ग्रुप का नया सीईओ बेवकूफ है। आज नहीं तो कल देख लेना, इस नए सीईओ के कारण भानुशाली ग्रुप भी डूब जाएगा। जब मैम्बो अंकल लौट कर आए तो उन्हें कल्याणी से पता चला कि भानुशाली ग्रुप उनके साथ की गई पार्टनरशिप को कैंसिल कर रहा है। यह सुनकर मैम्बो अंकल अचानक से फ्यूरियस हो गए थे। मैम्बो अंकल को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर भानुशाली ग्रुप को उनसे क्या दुश्मनी है। ठीक है, कोई बात नहीं अगर उन्हें जावेरी खानदान के साथ काम नहीं करना है, लेकिन ऐसा भी नहीं है ना। भानुशाली ग्रुप चाहता है कि जावेरी खानदान के कोऑपरेशन मैटर्स सिर्फ और सिर्फ अनिका हैंडल करे, जिसे मैम्बो अंकल बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। कल्याणी ने मैम्बो अंकल की ओर देखा, जो गुस्से से हवा में उड़ रहे थे। भानुशाली ग्रुप जिस तरह से मैम्बो अंकल से पेश आ रहा था, उससे कल्याणी भी खुश नहीं थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। कल्याणी ने मैम्बो अंकल से कहा, नवीन आराम से, पूरा परिवार यहां बैठा है, शांति रखो। उसके बाद कल्याणी ने बाकी लोगों की ओर देखते हुए कहा, इस मैटर के बारे में आप लोग क्या सोच रखते हैं? हमें क्या करना चाहिए? दादी, भानुशाली ग्रुप के सीईओ ने बिजनेस कोऑपरेशन के लिए सिर्फ अनिका को ही क्यों चुना है? उन दोनों के बीच में ऐसा क्या रिश्ता है? परिवार के एक मेंबर ने अपनी आवाज उठाते हुए कहा। हाँ, क्यों ना हम इस बारे में पहले अनिका से बात करें। अगर वो एक दूसरे को जानते हैं तो भानुशाली ग्रुप के साथ काम करना हमारे लिए और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। दूसरे मेंबर ने भी अपनी राय सामने रखी। जहां तक मुझे याद है,
अनिका ने हमसे कहा कि जब वो लास्ट टाइम भानुशाली ग्रुप के ऑफिस गई थी तब उसने सीईओ को देखा भी नहीं था, उसकी तो मुलाकात ही नहीं हुई थी। ये कैसे हो सकता है? सीईओ तो अनिका के लिए पागल हो रहा है और यहाँ अनिका कह रही है कि वो मिली ही नहीं। वो हमसे झूठ बोल रही है। एक जवान और खूबसूरत लड़की और दूसरी तरफ जवान और अग्रेसिव सीईओ। अगर वो एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते तो ये कोऑपरेशन इतनी आसानी से नहीं होता। मुझे तो उसकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं है। मैम्बो अंकल का भांजा, जो पूरे समय मैम्बो अंकल के साथ ही रहता था, उसने भी अपनी राय पेश की। जब जावेरी खानदान के बाकी लोगों ने यह सुना तो वो भी धीमी आवाज में उस टॉपिक पर डिस्कस करने लगे थे। हाँ, हो सकता है कि अनिका ने सीईओ को किसी और तरीके से पटाया हो जिससे चीजें स्मूथ हो जाए, उसके लिए भी और हमारे लिए भी। वैसे भी उसका पति तो पूरा यूजलेस है, कोई जॉब नहीं करता और घर पर बैठा रहता है। और अनिका, वो बहुत ही स्ट्रांग विल्ड औरत है। शायद वो ये सब अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए कर रही हो। सभी लोगों की डिस्कशन सुनने के बाद मैम्बो अंकल काफी बेटर फील कर रहे थे। उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी, हालांकि उन्होंने तुरंत ही उस मुस्कान को छुपा लिया था। अनिका कल्याणी के सबसे बड़े बेटे की बेटी थी। जब उसने देखा कि लोग अनिका के लिए कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रहे हैं तो तुरंत ही कल्याणी ने 2 बार खांसते हुए सभी को इशारा किया कि वो अपनी बकवास बातें बंद करें। भले ही कल्याणी अनिका को पसंद नहीं करती थी, लेकिन कल्याणी को अपने बड़े बेटे से बहुत प्यार था। उसके खातिर कल्याणी को बीच में आना ही पड़ा और सभी लोग भी शांत हो गए। ये मैटर सिर्फ अनिका से जुड़ा हुआ नहीं है, ये मैटर जावेरी खानदान से जुड़ा हुआ है और हमें लॉन्ग टर्म के बारे में इस पर सोचना होगा, क्योंकि भले ही वो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दें, लेकिन जावेरी खानदान के पास अभी वो एबिलिटी नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट का फाइन भर सके। तो ये सोचकर चलिए कि अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ तो सबसे ज्यादा नुकसान जावेरी खानदान का होगा, अनिका का नहीं। कल्याणी ने सिचुएशन के हार्ड फैक्ट्स बताते हुए कहा, अगर ताकत की बात की जाए तो भानुशाली ग्रुप की ताकत के सामने जावेरी खानदान कुछ भी नहीं था। अगर भानुशाली ग्रुप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ भी देते हैं तो जावेरी खानदान उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। जावेरी खानदान के डिस्कशन का फाइनल रिजल्ट यही निकला कि भले ही भानुशाली ग्रुप का नया सीईओ चाहता है कि अनिका सारा कोऑपरेशन मैटर हैंडल करे, लेकिन वो लोग ये नहीं जानते हैं कि अनिका और उस सीईओ के बीच में क्या रिश्ता है। अगर रिश्ता है भी तो वो कैसा रिश्ता है, कितने दिन चलेगा। अगर वो रिश्ता टूट गया तो फिर जावेरी खानदान का क्या होगा। जावेरी खानदान लॉन्ग टर्म प्लानिंग का सोच रहा था और इसी वजह से उन्होंने तय किया कि वो अनिका की जगह किसी और लड़की को चूज करेंगे जो अनिका से हर हाल में बेहतर होगी और अच्छे से इस मैटर को हैंडल कर पाएगी। इसलिए अनिका की कजन पल्लवी, जिसकी अभी तक शादी भी नहीं हुई थी, उसे चुना गया। पल्लवी अनिका की जगह लेने वाली थी और कल सुबह भानुशाली ग्रुप जाने वाली थी। आप लोग समझ ही गए होंगे कि जावेरी खानदान ने क्या सोचकर अनिका की जगह पल्लवी को चुना। जी हाँ, अनिका शादीशुदा थी और ऐसे में उन्हें नहीं पता कि उसके और सीईओ के बीच में क्या चल रहा है, इसलिए वो पल्लवी को बीच में लाना चाहते थे। अगर सीईओ को पल्लवी पसंद आ गई तो फिर तो जावेरी खानदान की बल्ले बल्ले हो जाएगी। वाकई में जावेरी खानदान बहुत लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रहा था। दूसरी तरफ कंपनी में आधा दिन बिताने के बाद नक्श ने तय किया कि अब उसे घर निकलना चाहिए। सेक्रेटरी नंदिता ने नक्श के लिए नया इलेक्ट्रिक स्कूटर का इंतजाम किया था। हवा से बात करते हुए नक्श घर की तरफ निकल पड़ा। घर पहुंचकर नक्श ने देखा कि घर पर कोई भी नहीं था। नक्श को ऐसी शांत फीलिंग बहुत पसंद थी। नक्श ने अपने लिए मैगी बनाई और खाने के बाद घोड़े बेचकर सो गया। वो तब तक सोता रहा जब तक रात को अनिका घर नहीं आई। जब अनिका ने नक्श के बिखरे हुए बाल और सिलवटे वाले कपड़े देखे तो तुरंत ही उसने नक्श से पूछा, तुम वापस कब आए? क्या तुम पूरे दिन से घर में सो रहे हो? अरे नहीं, मैं तो दोपहर को आया। वैसे क्या तुम्हें आज तुम्हारी दादी का कॉल आया? पानी का ग्लास लेकर नक्श अनिका की तरफ बढ़ा जो सोफे पर बैठी थी। अनिका ने कंफ्यूज नजरों से नक्श की ओर देखते हुए कहा, नहीं तो वो मुझे क्यों कॉल करेंगी? ये सुनकर नक्श अचानक से हिल गया और मन ही मन सोचने लगा, लगता है ये कल्याणी अभी भी मेरी बात को सीरियसली नहीं ले रही है। लेकिन नक्श ने अपने इमोशंस को बाहर नहीं निकाले और शांत रहते हुए बोला, अरे कुछ नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही पूछा। अपनी दादी का नाम सुनकर अचानक से अनिका को याद आया कि अब उसकी दादी ने कोऑपरेशन का सारा मैटर मैम्बो अंकल के हाथ में दे दिया है।
ये सोचकर अनिका को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसे इस बारे में अब और नहीं सोचना था। तुम कल रात कहां पर थे? अब अनिका का ध्यान पूरी तरह से नक्श पर था, और जब उसे याद आया कि कल की रात नक्श घर नहीं लौटा, तो वो अंदर ही अंदर और भी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। दरअसल अनिका को कल नक्श से बहुत कुछ पूछना था, लेकिन नक्श तो कल घर ही नहीं लौटा, इसलिए अनिका के मन के सवाल अभी भी उसके अंदर ही दबे हुए थे। मुस्कुराते हुए नक्श ने कहा, वो मैं मेरे एक पुराने दोस्त के घर गया था। बात करते करते बहुत लेट हो गया और फिर मैं उधर ही सो गया। पुराना दोस्त? क्या वो मिस्टर पटेल है, होटल प्राइम स्टार वाले? पानी का ग्लास नीचे रखने के बाद अनिका नक्श को घूरने लगी। बिल्कुल सही पहचाना तुमने। नक्श अनिका से छुपाना नहीं चाहता था और नेचुरल अंदाज में जवाब दिया। अनिका चौंक गई जब उसने नक्श के मुंह से इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब सुना। कुछ सेकंड सोचने के बाद अनिका सोफे पर लेट गई और गहरी सांस लेते हुए बोली, हालांकि मुझे यह तो नहीं पता कि तुम मिस्टर पटेल को कैसे जानते हो, लेकिन अगर तुम कह रहे हो कि कल पूरी रात तुम उनके साथ बातें कर रहे थे, तो मुझे इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा है। ये बोलने के बाद अनिका ने टीवी का रिमोट उठाया और टीवी ऑन करते हुए बोली, अच्छा ये बताओ कि मिस्टर पटेल किस तरह के इंसान है? वैसे क्या उनके पास इतना टाइम है कि तुम्हारे साथ इतने लंबे समय तक बात कर सकें? तुम कल लाइमलाइट में थे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलोगे और मैं मान लूंगी। नक्श ने अपने दोनों कंधे ऊपर की ओर उठाए, लेकिन बोला कुछ नहीं। जाओ और मेरे लिए मैगी बनाओ, मैं डिनर करके नहीं आई हूं। अनिका का ध्यान पूरी तरह से ड्रामा सीरीज पर अटका हुआ था, जो आज टीवी पर पहली बार आ रही थी। नक्श मैगी को बोल में सर्व कर ही रहा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और चित्रा भी घर लौट आई थी। चित्रा ने देखा कि नक्श किचन में खाना बना रहा है। अचानक से उसे याद आया कि आज फोन पर नक्श ने उससे क्या कहा था, और ये सोचते ही चित्रा का चेहरा अचानक से बदल गया। नक्श को देखकर चित्रा ने कुछ ऐसा रिएक्शन दिया, लेकिन जब नक्श की तरफ से चित्रा को कोई रिएक्शन नहीं मिला तो वो और भी ज्यादा गुस्सा हो गई और अपने जूते उतारने के बाद सीधा अनिका की तरफ बढ़ी और सोफे पर जाकर बैठ गई। जब अनिका ने अपनी मां का चेहरा देखा तो तुरंत ही उसने पजल लुक के साथ कहा, अब आपका मूड किसने खराब कर दिया? चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? और कौन हो सकता है? कोई है जिसने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं सीखा सिवाय बड़ों की डिसरिस्पेक्ट करने के? ये बोलते हुए चित्रा की नजर सीधा किचन की तरफ गई और अनिका समझ गई कि चित्रा किसकी तरफ इशारा कर रही है। उसे समझ आ गया कि जरूर नक्श ने ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से उसकी मां नाखुश है। क्या चित्रा अनिका के सामने उसकी और नक्श की कॉन्वर्सेशन रखेगी? अगर ऐसा हुआ तो अनिका किसकी साइड लेगी, अपनी मां की या फिर नक्श की? क्या अनिका भी नक्श को उसके पेरेंट्स का फिजिकल एग्जामिनेशन कराने के लिए फोर्स करेगी, या फिर पहली बार अनिका नक्श का साइड लेगी? कल जब पल्लवी भानुशाली ग्रुप जाएगी तब क्या होगा? जानने के लिए सुनिए इंस्टा एम्पायर, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। अपनी मां को इस तरह देखकर अनिका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तुरंत ही अनिका चित्रा की तरफ बढ़ी और धीमी आवाज में बोली, मां आखिर बात क्या है? आप मुझे बताओ, मैं उसकी खटिया खड़ी कर दूंगी। चित्रा ने देखा कि अनिका का टोन अचानक से बदल गया है, साथ ही साथ उसकी आवाज भी धीमी हो गई है। इससे चित्रा को इतना तो पता चल गया कि अनिका में नक्श को लेकर थोड़े चेंजेस आ गए हैं। और चेंजेस आते भी क्यों नहीं? अगर नक्श नहीं होता तो अनिका की अंजी कॉरपोरेशन इतनी आसानी से फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर कैसे आती? गहरी सांस लेते हुए चित्रा ने अनिका के कंधे पर हाथ रखा और थपथपाते हुए बोली, खटिया खड़ी करने जैसा कुछ नहीं है, बस मैं तो तुम दोनों को ही लेकर परेशान हूं। बार बार तुम दोनों का आईवीएफ प्रोसेस फेल हो जाता है। मुझे लगता है कि उसके पेरेंट्स में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है। बस मैंने नक्श को इतना सा कहा कि तुम अपने पेरेंट्स को बुला लो और उनका फिजिकल एग्जामिनेशन करवाओ, जो भी खर्चा होगा वो मैं दूंगी। ये बोलते हुए चित्रा का ध्यान किचन की तरफ गया और फिर से उसने बोलना शुरू किया, लेकिन तुम्हें पता है कि उसने मुझे क्या कहा? कहता है कि हम सब फिजिकल एग्जामिनेशन करवाते हैं, प्रॉब्लम पता चल जाएगी। आखिर वो कहना क्या चाहता है? क्या उसे ऐसा लगता है कि मैं जानबूझकर ये सब कर रही हूं? मैं तो तुम दोनों का ही अच्छा चाहती हूं। ओ मम्मी, आप कितनी स्वीट हो, लेकिन प्लीज क्या कुछ समय के लिए आप इस मैटर को साइड में रख सकती हैं? मेरे सर पर वैसे ही काम का बहुत लोड है। अभी अभी मेरी कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर आई है। मुझे मेरी कंपनी पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि बच्चे पर। जब अनिका को पता चला कि यहाँ बात उसके टेस्ट ट्यूब बेबी को लेकर हो रही है, तो उसने भी मैटर पर इतना ध्यान नहीं दिया और बात को दबाने की कोशिश की। अनिका की बात सुनकर चित्रा की आंखें बड़ी हो गई। तुरंत ही चित्रा ने टोन बदलते हुए कहा,
तुम चाहते हो कि मैं इस मैटर को साइड में रख दूं? तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी शादी को 2 साल से ज्यादा का समय हो गया है और 3 से 4 बार तुम्हारा आईवीएफ प्रोसेस फेल हुआ है। उसके बाद भी तुम जल्दी में नहीं हो। लोगों को जवाब मुझे देने पड़ते हैं, लोगों के ताने मुझे सुनने पड़ते हैं। उसका क्या? ऐसा है तो तुम ही लोगों को जवाब क्यों नहीं दे दिया करती? मम्मी प्लीज अब बस भी करो, इस टॉपिक पर अभी मुझे बात नहीं करनी है। जैसे ही अनिका के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही नक्श अपने हाथ में मैगी का बोल लेकर पहुंच गया। नक्श ने मैगी को टेबल पर रखा। ये देखकर पहली बार नक्श की तरफ से अनिका को केयर फील हुआ। हालांकि नक्श तो ऐसा 2 साल से कर रहा था, पर अनिका ने कभी नक्श को ध्यान से देखा ही कहां था। आज देखा तो मैगी जैसी छोटी चीज भी उसे भा गई। नक्श और अनिका की आंखें टकराई और अनिका ने धीमे से थैंक्स बोला। नक्श को भी एहसास होने लगा था कि अनिका के दिल में घर बनाने के सफर में वो एक कदम आगे बढ़ गया था। अनिका इस पल में इतना खो गई थी कि अपनी मां के डिससैटिस्फाइड लुक को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। अनिका ने नक्श से कहा, अभी के लिए तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, हम इस बारे में फिर कभी विचार करेंगे। जब चित्रा ने अपनी बेटी के मुंह से यह सुना तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। तुरंत ही वो सोफे से उठी और शताब्दी की स्पीड से अपने कमरे में चली गई। नक्श ने मुस्कुराते हुए अनिका से कहा, ठीक है, जैसा तुम बोलो। नक्श अपनी खुशी पूरी तरह जाहिर नहीं कर पाया। यह बहुत बड़ा दिन था। अनिका ने नक्श के लिए चित्रा के सामने स्टैंड लिया, वो भी इतनी बड़ी बात पर। उसे मामला बनता दिख रहा था। मैगी खाने के बाद अनिका ने बचे कुछ बर्तन धोए और बिस्तर पर आकर लेट गई। नक्श, जिसका बिस्तर जमीन पर था, वो तुरंत ही मुड़ा और अपने शरीर को हल्का सा ऊपर की ओर उठाते हुए बिस्तर पर सो रही अपनी खूबसूरत बीवी को देखने लगा। कुछ देर ऐसे ही देखने के बाद नक्श ने कहा, अनिका, अगर तुम्हें कल तुम्हारी दादी का कॉल आता है और वो तुमसे भानुशाली ग्रुप के साथ कोऑपरेशन की बात करती हैं, तो तुम डायरेक्टली हाँ मत कहना, थोड़ा समय लेना। उन्हें भी तो तुम्हारी इंपॉर्टेंस पता चलनी चाहिए ना। नक्श की बात सुनकर अनिका चौंक उठी और नक्श की तरफ मुड़ी। पजल्ड एक्सप्रेशंस के साथ अनिका ने कहा, तुम क्या पागल हो गए हो? दादी ने अब सब कुछ मैम्बो अंकल को दे दिया है। भानुशाली ग्रुप के साथ अब सारा कोऑपरेशन वही हैंडल करेंगे। अब उन्हें मेरी क्या जरूरत है? तुम्हें कुछ पता ही नहीं चलता है, बस फालतू की बातें करते रहते हो। बस ध्यान रखना, अगर बाय चांस उन्हें तुम्हारी जरूरत पड़े तो एकदम से हां मत कहना। चलो अब सो जाओ। नक्श को अनिका के इम्पेशेंट टोन से कोई मतलब ही नहीं था। अपनी बात कहने के बाद नक्श तुरंत मुस्कुराता हुआ सो गया। नक्श ने एक बार फिर से अनिका को उस मैटर की याद दिला दी जिसके बारे में अनिका सोचना भी नहीं चाहती थी। अनिका का मूड खराब हो गया था, लेकिन घड़ी में रात के 12 भी बज गए थे। जैसे तैसे अनिका ने अपने आप को संभाला और लाइट बंद करने के बाद वो भी सो गई। अगले दिन जब अनिका अपने काम से निकल गई तो उसके पीछे पीछे नक्श भी अपनी कंपनी की तरफ निकल गया। सीईओ की जो पोजीशन है ना, वो भाई साहब बहुत ही ज्यादा आरामदायक है, खासकर जब आपके पास इतनी एफिशिएंट सेक्रेटरी हो जो खुद ही सब कुछ कर ले और आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़े। सुबह से लेकर शाम तक चाय का आनंद लो और कुछ डॉक्यूमेंट्स पर साइन करके घर निकल जाओ। अभी नक्श यही सब सोच ही रहा था कि तभी उसके कैबिन के दरवाजे पर दस्तक हुई और सेक्रेटरी नंदिता अंदर आई। आज नंदिता ने पिंक कलर का स्कर्ट और व्हाइट टॉप पहना था। आज तो वो कल से भी ज्यादा अच्छी लग रही थी, लेकिन इस बार नंदिता ने नक्श को उसे ज्यादा समय तक देखने का मौका नहीं दिया और तुरंत ही बोली, सर, जावेरी फैमिली ने कोलैबोरेशन की बात डिस्कस करने के लिए किसी को भेजा है। उनका नाम पल्लवी जावेरी है। नंदिता पर एक नजर डालने के बाद नक्श का ध्यान पूरी तरह से अपनी चाय के कप पर था। नक्श ने अपना चेहरा भी ऊपर नहीं उठाया और बोला, उसे जाने के लिए कह दो। ये कल्याणी देवी अपने आप को समझती क्या है? जब मैंने बोल दिया कि मुझे यहां पर सिर्फ और सिर्फ अनिका चाहिए, तो फिर अपने परिवार के बाकी लोगों को भेजकर वो दिखाना क्या चाहती है? वो मुझे अपने परिवार में फंसाने की कोशिश कर रही है। वो जानती नहीं है कि मैं तो पहले से ही उसके परिवार का हिस्सा हूं, बदकिस्मती से। नक्श ने मन ही मन सोचा और चाय का कप खाली कर दिया। जावेरी खानदान में पल्लवी का भी बहुत दबदबा था, क्योंकि वो अनिका से भी ज्यादा खूबसूरत थी। पूरे सूरत में पल्लवी के चाहने वालों की कोई कमी नहीं थी। कुछ मजनू तो सुबह से लेकर शाम तक पल्लवी को देखने की आस में बैठे रहते थे। आज तक कभी भी किसी ने पल्लवी को रिजेक्ट नहीं किया था, लेकिन यह पहली बार था जब नक्श ने पल्लवी को बिना देखे ही रिजेक्ट कर डाला। पल्लवी भी मैम्बो अंकल की ही तरह भानुशाली ग्रुप के आलिशान ऑफिस के फर्स्ट फ्लोर पर इंतजार कर रही थी। सभी एम्प्लॉइज की नजर पल्लवी पर ही थी, क्योंकि पल्लवी बला की खूबसूरत लग रही थी। लेकिन जब नंदिता ने उसे वहां से जाने के लिए कह दिया
तो ये पल्लवी के लिए बहुत ही ज्यादा इंसल्टिंग था। फेलियर की न्यूज के साथ जब पल्लवी जावेरी खानदान के मैंशन लौटी और जो भी कुछ हुआ उसे कल्याणी के सामने बयान किया, तो कल्याणी का चेहरा गुस्से से झन्ना उठा। कल्याणी गुस्से से तिलमिला उठी थी। लेकिन दूसरे पहलू को देखें तो कल्याणी पूरी तरह से हेल्पलेस थी और अब उसके पास अनिका को कॉल करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। अनिका अपनी मां चित्रा के साथ शॉपिंग कर रही थी। 2 दिन बाद चित्रा के भाई यानी अनिका के मामा कनाडा से आ रहे थे। अनिका के डैड के जाने के बाद अनिका के परिवार की देखभाल उसके मामा ने ही की थी। जावेरी खानदान ने तो उसके डैड का सब कुछ वापस ले लिया और अनिका और चित्रा को एक तरह से अकेला कर दिया। ये तो भला है अनिका के मामा का, जिन्होंने अनिका के परिवार को संभाला, अनिका को पूरी फंडिंग दी जिससे वो अंजी कॉरपोरेशन की शुरुआत कर सके। उसके मामा ने उसके लिए इतना कुछ किया कि अब अनिका को उसके मामा से मांगने में बहुत शर्म आती है। यही वजह है कि अपनी डूबती हुई कंपनी को बचाने के लिए उसने अपने मामा से हेल्प नहीं मांगी थी। अब जब वो 2 दिन बाद यहां आ रहे हैं तो दोनों मां बेटी अपने मामा को खास सरप्राइज देना चाहती हैं और इसी वजह से शॉपिंग अभियान चल रहा है। इसी बीच अचानक से अनिका का फोन बजा। अनिका ने फोन जेब से निकाला और देखा कि कॉल कल्याणी की तरफ से आ रहा है। अनिका और चित्रा ने एक दूसरे को देखा और उसके बाद अनिका ने कॉल उठाते हुए लाउडस्पीकर पर लगाया। हेलो दादी। फोन के दूसरी तरफ से कल्याणी की आवाज आई। हालांकि कल्याणी का टोन कुछ अजीब साउंड कर रहा था। अनिका, आज तुम्हारी दादी को तुमसे एक हेल्प चाहिए। क्या तुम अपनी दादी की हेल्प करोगी? हेल्प? अचानक से ऐसा क्या हो गया कि हमेशा कठोर और सख्त रहने वाली कल्याणी आज रिक्वेस्ट कर रही है, वो भी अनिका से? जैसे ही ये ख्याल चित्रा को आया उससे रहा नहीं गया और तुरंत ही उसने कहा, मम्मी जी, आपको इस तरह बात करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई ऐसा काम है जो अनिका कर सकती है तो आप उसे बताइए, वो जरूर करेगी। यह सुनते ही अनिका नाखुश हो गई और उसने अपनी मां चित्रा को देखा। हालांकि अनिका ने कुछ भी नहीं कहा और कल्याणी के बोलने का इंतजार करने लगी। बेटा, बात ऐसी है कि जो हमारे और भानुशाली ग्रुप में जो कोऑपरेशन हुआ है उसे लेकर मैंने ये तय किया है कि अब उसे सिर्फ और सिर्फ अनिका हैंडल करेगी। अनिका को कल भानुशाली ग्रुप जाना होगा और उनसे बात करनी होगी। हमें जल्दी से जल्दी नए नए आर्टिस्ट्स के साथ पैकेजिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। कल्याणी ने सब कुछ पहले से ही तय कर लिया था और बस वो चाहती थी कि अनिका ये सब करे। हालांकि कल रात को जो कुछ भी नक्श ने कहा वो अचानक से अनिका के दिमाग में फ्लैश होने लगा और इसी के साथ अनिका अपने दांत पीसने लगी। अनिका ने एडवांटेज उठाना चाहा और चित्रा को बोलने का मौका ही नहीं दिया। तुरंत ही अनिका ने फोन को लाउडस्पीकर से हटाया और बोली, सॉरी दादी, क्योंकि आपने ये मैटर मैम्बो अंकल को संभालने के लिए दिया था तो मुझे लगता है कि अब जब ये मैटर हाफ वे डन है तो आपको अब उनकी जगह किसी और को बदलने की जरूरत नहीं है। आपको मैम्बो अंकल को ही सारे प्रोसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए। चलिए दादी, मेरे पास और भी बहुत काम है, बाद में बात करती हूँ। जय श्री कृष्णा। ये बोलने के बाद अनिका ने कॉल कट कर दिया। चित्रा घूरते हुए अनिका को ही देख रही थी। उसके चेहरे की हंसी अचानक से गायब हो गई थी। ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें पता भी है कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? चित्रा को अनिका की हरकत पर अभी भी यकीन नहीं हो रहा था और वो अभी भी लगातार अनिका को ही घूरे जा रही थी। चित्रा के हिसाब से अनिका ने हाथ आई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ठुकरा दी थी, जिसने कल्याणी ने तो सामने से ही कॉल किया था और रिक्वेस्ट की थी, लेकिन अनिका ने तो पल्ला ही झाड़ दिया। अनिका को चित्रा की बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अपने फोन के साथ अनिका स्टोर से बाहर निकल आई थी। चित्रा अनिका को फॉलो करना चाहती थी, लेकिन अभी चित्रा की शॉपिंग पूरी नहीं हुई थी, इसलिए गुस्से से अपने पैर पटकते हुए चित्रा ने कुछ समय के लिए अनिका को अकेले छोड़ दिया था। अनिका ने इधर उधर देखा और मॉल में उसे जहां भी बैठने की जगह मिली वहां जाकर बैठ गई और अपने फोन में नक्श के लिए एक मैसेज टाइप करने लगी। दूसरी तरफ नक्श फोन पर कार्तिक से बात कर रहा था। उन दोनों का प्लान था कि आज का लंच साथ में करते हैं। जैसे ही नक्श ने कॉल रखा वैसे ही उसने देखा कि अनिका ने उसे मैसेज किया है। मैसेज में लिखा था, अभी थोड़ी देर पहले दादी का कॉल आया था। वो मुझे कह रही थी कि भानुशाली ग्रुप के साथ अब मुझे ही कोऑपरेशन करना है। मैंने उन्हें मना कर दिया। अब मुझे क्या करना चाहिए? जब नक्श ने ये मैसेज पढ़ा तो उसका दिल खुशी के मारे गार्डन हो गया था। नक्श को अच्छा लगा कि उसकी बीवी ने उसकी बातें सुनना और मानना शुरू कर दिया है। अब तुम्हें इंतजार करना चाहिए, परेशान मत हो। तुम्हारी दादी आज नहीं तो कल तुमसे फिर से कांटेक्ट करेगी, लेकिन तुम्हें तब तक अग्री नहीं करना है जब तक वो तुम्हारे फायदे की बात नहीं करती।
उनकी कंडीशंस तभी मानना जब वो तुम्हें कुछ दें। इस मैसेज को भेजने के बाद नक्श ने अपना फोन जेब में डाला और अपनी कंपनी से निकल गया। अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर पर नक्श की सवारी सीधा होटल प्राइम स्टार की तरफ बढ़ रही थी। क्या होगा आगे? तो अब कल्याणी अनिका को कैसे मनाने वाली थी? क्या नक्श की बात मानकर अनिका का फायदा होगा? क्या धीरे धीरे इसी तरह नक्श और अनिका एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, या फिर इस कहानी में एक अल्टीमेट ट्विस्ट आने वाला है? जानने के लिए सुनिए इंस्टा एम्पायर, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। जैसे ही अनिका को नक्श का मैसेज मिला, वैसे ही उसने उस मैसेज को खोला। हालांकि उस मैसेज में ज्यादा कुछ नहीं लिखा था, लेकिन जितना भी लिखा था उसे पढ़ने के बाद अनिका को और भी ज्यादा बेहतर फील हो रहा था। दूसरी तरफ जब नक्श होटल प्राइम स्टार पहुंचा तो कार्तिक ने पहले से ही लंच का इंतजाम करके रखा था। पूरी टेबल खाने की डिशेस से भरी हुई थी। नक्श, आओ इधर बैठो। कार्तिक ने नक्श को मेन चेयर पर बैठने के लिए कहा और खुद नक्श के पास वाली चेयर पर बैठ गया। उसके बाद कार्तिक ने जैसे ही एक ताली बजाई, वैसे ही काले कपड़ों में एक आदमी उस कमरे में आया। उसके हाथ में एक छोटा सा बॉक्स था। उस बॉक्स को देखकर नक्श के चेहरे पर मुस्कान भी थी और साथ ही साथ वो ये सोचने लगा था कि भैया अब कौन सा सरप्राइज मिलने वाला है। कार्तिक ने उस आदमी के हाथ से उस बॉक्स को लिया और नक्श को देखने लगा। कार्तिक का बिहेवियर बहुत ही स्ट्रेंज था और नक्श को लगने लगा था कि उसका शक सही होने वाला है। उस आदमी के वहां से जाने के बाद कार्तिक ने उस बॉक्स को नक्श की तरफ बढ़ाया और बोला, इसे मैंने खास तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया था। इस अमानत को मैं पिछले 4 सालों से अपने साथ लेकर घूम रहा था, लेकिन अब वक्त आ गया है कि वो उसके हाथों में जाए जिसकी ये है। कार्तिक, तुम मुझे पहले एक बहुत बड़ा तोहफा दे चुके हो, अब मैं इस अमानत को नहीं ले सकता। ये बोलते हुए नक्श ने उस बॉक्स को वापस से कार्तिक की तरफ बढ़ा दिया। कार्तिक ने अपना सर हिलाया और मुस्कुराते हुए उस बॉक्स को वापस से नक्श की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये चीज मेरे किसी काम की नहीं है। मेरी हेल्थ एकदम परफेक्ट है। तुम पहले भी कमजोर थे और अभी भी कमजोर नजर आ रहे हो, इसलिए स्पेशल इस चीज को मैंने तुम्हारे लिए ढूंढा था। जैसे ही कार्तिक के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही कार्तिक का फोन बजने लगा। फोन उठाने के बाद कार्तिक के एक्सप्रेशंस कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गए थे। कॉल रखने के बाद कार्तिक ने नक्श से कहा, माफ करना दोस्त, मुझे लगता है कि आज का लंच तुम्हें अकेले ही करना पड़ेगा। कुछ जरूरी काम आ गया है और उसे सेटल करना है। इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करना, इसे मेरी तरफ से तुम्हारे बर्थडे का एडवांस गिफ्ट समझो। नक्श ने तुरंत ही हाथ हिलाते हुए कहा, मैं समझ गया, जल्दी जाओ और अपना काम खत्म करो। मैं इसे एक्सेप्ट करता हूं और तुम्हें एडवांस में थैंक यू। ठीक है, जल्दी साथ में लंच करते हैं। ये बोलते हुए कार्तिक उस कमरे से निकल गया। कार्तिक के वहां से जाने के बाद नक्श की नजर उस छोटे से बॉक्स पर ही अटकी हुई थी। हल्की मुस्कान के साथ नक्श ने उस बॉक्स को उठाया और अपनी जेब में डाल दिया। पता नहीं कार्तिक को अचानक से क्या काम आ गया। उम्मीद करता हूं कि छोटा सा मैटर हो और आसानी से वो उसे सॉल्व कर ले। मन ही मन ये सोचते हुए नक्श का ध्यान टेबल की तरफ गया, जो पूरी तरह से जायकेदार डिशेस से भरी हुई थी। फिर क्या था, नक्श अकेले ही खाना खाने लगा। क्योंकि आज के सारे काम नक्श निपटा चुका था, इसलिए उसे वापस कंपनी जाने की कोई जरूरत नहीं थी। खाना खाने के बाद नक्श अपनी हवा हवाई पर सीधा घर की तरफ निकल पड़ा। घर पहुंचने के बाद नक्श ने शावर लिया और उसके बाद ही उसने कार्तिक के गिफ्ट को अपने हाथ में लिया। जैसे ही नक्श ने उस बॉक्स को खोला, वैसे ही उसमें से एक अलग तरह की खुशबू आने लगी। उस खुशबू को सूंघकर नक्श का दिमाग हिल गया था। उसकी स्मेल उसे काफी लुभावनी लग रही थी। उस बॉक्स के बीच में काले रंग की पिल जैसा एक मार्बल था, जैसे मानो वो कोई चॉकलेट बीन हो और वो खुशबू उसी में से आ रही थी। अचानक से नक्श को याद आया कि कार्तिक ने उससे कहा था कि उसका शरीर बहुत ही कमजोर है। ये सोचते हुए नक्श मन ही मन बड़बड़ाने लगा, क्या है ये? क्या ये कोई दवाई है? क्या इसे खाने के बाद शरीर में ताकत आ जाएगी? लेकिन ये तो किसी जड़ी बूटी वाली पिल की तरह दिख रहा है, जैसा टीवी में दिखाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने कार्तिक को उल्लू बनाया हो? क्या ये शिलाजीत है? नक्श के मन में कई तरह के सवाल नाचने लगे थे। इसी के साथ नक्श को यह भी याद आया कि कार्तिक ने उससे कहा था कि उसने इस गिफ्ट को 4 सालों तक प्रिजर्व करके रखा था। अब ये गिफ्ट तो दवाई निकली, तो कहीं ये दवाई एक्सपायर तो नहीं हो गई है? नक्श के मन में इस दवाई को लेकर एक कॉन्फ्लिक्ट तैयार हो गया था और इस दवाई को लेने के लिए उसका दिल नहीं मान रहा था। वैसे नक्श इस दवाई को लेकर करेगा भी क्या?
अनिका तो उसे हाथ तक लगाने नहीं देती। तो जिस तरह से ये दवाई कार्तिक के किसी काम की नहीं, उसी तरह से ये दवाई नक्श के भी किसी काम की नहीं थी। ये हमारी थ्योरी है, क्योंकि हम इस दवाई को शिलाजीत समझ रहे हैं, लेकिन क्या पता ये दवाई शिलाजीत ना हो। अंत में नक्श ने यह डिसाइड किया कि वो कार्तिक को डिसअपॉइंट नहीं कर सकता है। ऊपर से उस दवाई की स्मेल से नक्श काफी कंफर्टेबल फील कर रहा था, इसलिए नक्श ने तय किया कि वो उस दवाई को लेगा। नक्श ने जैसे ही उस पिल को अपने मुंह में रखा, उसे पानी की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो पिल तुरंत ही मेल्ट हो गई और उसके गले से नीचे उतर गई। नक्श एकाएक चौंक गया। उसे डर भी लग रहा था और साथ ही अब रिग्रेट भी हो रहा था कि उसने ये पिल क्यों ली। हालांकि कार्तिक उसे किसी भी तरह नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन फिर भी नक्श को लग रहा था कि उस पिल में कुछ तो गड़बड़ है। बिना सोचे समझे उसने पिल ले तो ली, लेकिन कहीं अब नक्श मर तो नहीं जाएगा। अभी नक्श इस बारे में सोच ही रहा था कि उसे उल्टी करके उस पिल को बाहर निकाल देना चाहिए कि तभी अचानक से उसे अपने पेट में एक तेज दर्द का एहसास हुआ। कुछ ही सेकंड्स में उसका पूरा शरीर कांपने लगा और देखते ही देखते नक्श बेहोश हो गया। जब नक्श की आंख खोली तो लगभग रात हो गई थी। ये बदबू कहां से आ रही है? अभी नक्श ने आंख खोली ही थी कि तभी अचानक से उसे तेज बदबू आने लगी। जब नक्श जमीन से उठा तब उसे पता चला कि बदबू तो उसके ही शरीर से आ रही है। इस समय नक्श का शरीर एक अजीब पीली चिपकू लिक्विड से भरा हुआ था। उसके कपड़े पूरे गीले हो गए थे और उनमें से भी बदबू आ रही थी। नक्श काफी डिस्गस्टिंग लग रहा था। ओह गॉड, ये क्या है? नक्श के पास सोचने का बिल्कुल टाइम नहीं था। वो शावर लेने के लिए बाथरूम चला गया। अपने शरीर को अच्छे से साफ करने में उसे 1 घंटा लगा। नए कपड़े पहनकर नक्श बाथरूम से बाहर आया। बाहर आने के बाद नक्श ने घर की सफाई की। बेहोश होने के बाद जिस जगह पर नक्श गिरा, उस जगह पर येलोइश कलर का लिक्विड जम गया था। वहां से और भी ज्यादा बदबू आ रही थी और उसे साफ करने में नक्श को और आधा घंटा लगा। किसी ने कार्तिक को बेवकूफ बनाया है। ताकत वाकत छोड़ो, इस दवाई ने तो मुझे और दर्द दिया है। ऊपर से साली ये बदबू। मुझे तो अभी ये भी नहीं पता कि इस दवाई के और कितने साइड इफेक्ट्स हैं। कमरा साफ करते हुए नक्श मन ही मन बड़बड़ाता जा रहा था। जैसे ही कमरे की सफाई हुई, वैसे ही अनिका और चित्रा घर आ गए। नक्श, क्या तुमने खाना बनाया? शॉपिंग का सारा सामान सोफे पर रखते हुए अनिका ने नक्श की ओर देखकर कहा, जो भी चित्रा के हाथ से सामान लेने में मदद कर रहा था। नक्श 2 से 3 बार खांसा और अनकंफर्टेबल फील करते हुए बोला, वो दरअसल मुझे अभी कोई काम था, इसलिए मैं खाना नहीं बना पाया। क्यों ना हम बाहर खाना खाने चले? पहले तो ऐसे बहाने कभी सुनने को नहीं मिलते थे। रोज घर पे रहते हो, काम कुछ है नहीं करने को, लेकिन आजकल साहिबजादे कुछ ज्यादा ही बिजी नहीं रहने लगे हैं। ये बोलते हुए चित्रा ने नक्श को देखा और उसके चेहरे पर फेक स्माइल आ गई। अनिका को भी नक्श की बात कुछ हजम नहीं हुई। हालांकि उसे भी लगा कि उसकी माँ एकदम सही कह रही है, लेकिन अभी कुछ दिनों से नक्श का बदला रूप देखकर अनिका नक्श के ऊपर चढ़ नहीं सकती थी। इसलिए अनिका ने कहा, कोइंसिडेंटली मैं भी कुछ दिनों से सोच रही थी कि हमें बाहर खाना खाने चलना चाहिए। तो फिर ठीक है, थोड़ी देर बाद हम सब डिनर करने बाहर जा रहे हैं। ये बोलते हुए अनिका ने चुपके से नक्श की टी-शर्ट को खींचा और उसे इशारा किया कि उसे कमरे में चलना चाहिए। अनिका की इस हरकत से नक्श को समझ आ गया कि वो उसकी मदद कर रही है। नक्श का दिल गार्डन गार्डन हो गया। उसने अनिका का सारा सामान उठाया और उसके पीछे पीछे कमरे की तरफ चलता बना। नक्श, ये सब क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कुछ चीज होती है ना। तुम हमेशा खाना बनाते हो, लेकिन आजकल हो क्या गया है? आलस मत किया करो, वरना खाना नहीं बना पाओगे। और रोज रोज एक्सक्यूजेस देना बंद करो। अनिका एक एक करके उन कपड़ों को बाहर निकाल रही थी जो उसने आज खरीदे थे, और नक्श उन कपड़ों को अलमारी में सेट कर रहा था। अनिका की बात सुनकर नक्श की भौहें ऊपर की ओर उठी, लेकिन नक्श ने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया। उसने सर हिलाते हुए कहा, ठीक है। जब अनिका ने देखा कि नक्श काफी ओबीडियंटली बिहेव कर रहा है, तो उसके बाद से उसने उस टॉपिक पर उसे कुछ भी नहीं कहा, बल्कि एक नया टॉपिक छेड़ते हुए बोली, परसों दादी का बर्थडे है। याद रखना कि तुम्हें अगले 2 दिन के अंदर उनके लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट लेना है। सस्ता सामान नहीं देना है नक्श, इसलिए खरीदने से पहले 1000 बार सोचना, वरना हमेशा की तरह इस बार भी मुझे एम्बैरेस होना पड़ेगा। जब नक्श ने यह सुना तो उसे अचानक से याद आया कि 2 दिन बाद कल्याणी के साथ उसका भी बर्थडे है। अब अनिका हो या फिर कोई और, किसी को भी नक्श का बर्थडे याद नहीं है। ये सब देखकर नक्श को कभी भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने का मन नहीं करता था। हालांकि इन 2 सालों में जब भी कल्याणी ने अपने बर्थडे की पार्टी दी,
तो नक्श अपने दिल को यही तसल्ली दिया करता था कि वो अपना ही बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। केक कल्याणी कट करती थी, लेकिन नक्श मन ही मन खुश हो जाता था। जब नक्श ने देखा कि अनिका उसे ही घूर रही है, तो तुरंत ही वो अपने सेंसेस में लौटा और सर हिलाते हुए बोला, हाँ हाँ परेशान मत हो, मुझे याद है, मैं रैंडमली कुछ नहीं खरीदूंगा। अनिका नक्श से भानुशाली ग्रुप के साथ कोऑपरेशन को लेकर बात करना चाहती थी, क्योंकि आज उसकी दादी ने उसे आगे से कॉल किया था और उनकी हेल्प करने के लिए कहा था। लेकिन अनिका ने अंत में इस टॉपिक को बाहर निकालना जरूरी नहीं समझा। वो नहीं चाहती थी कि किसी भी एंगल से नक्श को ऐसा लगे कि वो पूरी तरह से उस पर डिपेंडेंट है। रंगरेज रेस्टोरेंट, कल्याणी के जन्मदिन वाला दिन। नक्श, अनिका, चित्रा सभी वेन्यू पर अलग अलग पहुंचने वाले थे, क्योंकि सभी को कल्याणी के लिए तोहफे लेने थे। अनिका और चित्रा तो समय पर पहुंच गए, लेकिन नक्श अभी तक नहीं आया था और अनिका उसी का इंतजार कर रही थी। अनिका और चित्रा दोनों साथ में बैठे थे। अनिका जितना नक्श के गिफ्ट के बारे में सोच रही थी, उतनी ही उसे टेंशन हो रही थी। पिछले 2 दिनों में अनिका ने नक्श से कई बार पूछा कि वो कल्याणी के लिए क्या गिफ्ट सोच के बैठा है, क्या देने का सोच रहा है, लेकिन नक्श ने अनिका को कुछ भी नहीं बताया और अनिका से भी सीक्रेट रखा। हालांकि नक्श ने अनिका से प्रॉमिस किया था कि इस बार वो जो भी गिफ्ट देगा वो छेड़ते होगा, लेकिन उसके बाद भी अनिका के दिल में एक खलबली मची हुई थी। जब अनिका ने देखा कि नक्श एक ऑर्डिनरी लकड़ी का बॉक्स हाथ में लेकर वहां पहुंच गया है, तो उसके चेहरे पर 12 बज गए थे। जिस लकड़ी के बॉक्स में आम आते हैं, उस बॉक्स में भला नक्श कल्याणी को कौन सा गिफ्ट देने वाला है? कहीं नक्श आम ही तो नहीं दे रहा है? ये वो गिफ्ट है जिसके लिए उसने कहा था कि इस बार इंसल्ट फील नहीं होगा। लग तो ऐसा रहा है जैसे उसने पहले से ही मुझे एम्बैरेस करने का सोच रखा है। गहरी सांस लेते हुए मन ही मन अनिका ने सोचा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। नक्श ने उसे बताया भी नहीं था कि वो क्या दे रहा है, और अब आम वाले लकड़ी के डब्बे को हाथ में लेकर वो इस ग्रैंड पार्टी में पहुंच गया था। अब अनिका क्या करेगी? आखिर नक्श ने कल्याणी के लिए क्या तोहफा लिया होगा? क्या अनिका को आज फिर से एम्बैरेस होना पड़ेगा? क्या फिर इस बार नक्श के तोहफे को देखकर कल्याणी के साथ साथ पूरा जावेरी खानदान हिलने वाला है? कार्तिक ने नक्श को कौन सी दवाई दी थी? उस दवाई का नक्श पर क्या असर होने वाला है? जानने के लिए सुनिए इंस्टा एम्पायर, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। उस लकड़ी का गिफ्ट बॉक्स लेकर जैसे ही नक्श चेयर पर बैठा, वैसे ही चित्रा ने चौंकते हुए उस बॉक्स को घूरते हुए कहा, क्या है इसमें? कम से कम इसे किसी गिफ्ट शॉप में रैप तो करवा लिया होता। ऐसे अच्छा लगता है क्या? ये शरीफों की पार्टी है, कब समझोगे तुम? अरे ये बॉक्स मुझे उन्हें ऐसे ही देना है और इसे गिफ्ट रैप करवाने का मेरे पास टाइम नहीं था। छोड़िए ना, वैसे भी बॉक्स मैटर नहीं करता है, इस बॉक्स के अंदर का सामान मैटर करता है। अपना सर खुजाते हुए नक्श उस बॉक्स को खोलकर अनिका और चित्रा को दिखाना चाहता था कि उसने कल्याणी के लिए क्या लिया है। उसे लग रहा था कि गिफ्ट देखकर वो दोनों पूरी तरह से सरप्राइज हो जाएंगे, लेकिन इससे पहले कि वो गिफ्ट बॉक्स खोलता, अनिका ने उसे मना कर दिया। वो उस टूटे हुए बॉक्स के अंदर का सामान नहीं देखना चाहती थी। उसे लग रहा था कि अगर नक्श ने वो सामान अभी बाहर निकाला तो उसके लिए बहुत एम्बैरेसिंग हो जाएगा, और उसके बाद सिचुएशन क्या होगी उसे समझ नहीं आ रहा था। इस बॉक्स को अभी खोलने की कोई जरूरत नहीं है, मौके का फायदा उठाना, और जब सभी दादी को गिफ्ट देने लगे तो तुम चुपके से अपना गिफ्ट बाकी लोगों के गिफ्ट्स के साथ रख देना। मुझे इस बार कोई ड्रामा नहीं चाहिए, थक गई हूं मैं। अनिका की बात सुनकर नक्श ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, जैसा तुम बोलो। पार्टी शुरू हो गई थी और स्टेज पर सभी लोग एक एक करके कल्याणी को गिफ्ट्स दे रहे थे। ऐसी पार्टीज में अक्सर ऐसा होता है कि सारी रिच फैमिलीज की नजर एक दूसरे के गिफ्ट्स पर होती है। सभी जानना चाहते हैं कि कौन क्या दे रहा है, किसका गिफ्ट ज्यादा वैल्यूएबल है। साथ ही साथ सभी कल्याणी के रिएक्शंस को भी नोटिस करते हैं, ताकि उन्हें पता चले कि वो गिफ्ट कल्याणी को पसंद आया या नहीं। इन सभी तोहफों में जो लोगों ने कल्याणी को दिए, उसमें आज की रात का सबसे आउटस्टैंडिंग गिफ्ट तो शायद पल्लवी का ही होगा, जिसने कल्याणी को हीरे का एक पेंडेंट दिया है, जो एंशिएंट समय से अपनी खूबसूरती की वाहवाही लूट रहा है। जब कल्याणी ने पल्लवी का तोहफा देखा तो उसकी आंखों में एक चमक आ गई। तुरंत ही कल्याणी ने पल्लवी का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए बोली, पल्लवी, ये लड़की शुरू से ही सबसे आगे रही है और आज भी ये सभी से आगे है। अनफॉर्चुनेटली, भले ही तुम्हारी दादी तुमसे कितना ही प्यार क्यों ना करती हो,
लेकिन वो तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास नहीं रख सकती है। एक ना एक दिन तुम्हारी शादी होगी और तुम दूसरे घर चली जाओगी। मैं उसके बाद तुम्हारा हिस्सा नहीं रह पाऊंगी। कल्याणी की बात सुनकर पल्लवी का चेहरा अचानक से लाल पड़ गया था। वैसे अभी तक तो पल्लवी का कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है, लेकिन कल्याणी की सोच कहां से कहां पहुंच गई थी। भले ही कल्याणी पल्लवी को बहुत सेंसिबल समझती थी, लेकिन उसके अंदर बचपने की कोई कमी नहीं थी। अपनी दादी का हाथ पकड़े हुए पल्लवी ने किसी छोटी बच्ची की तरह उछलते हुए कहा, दादी, मुझे छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं हमेशा आपके पास ही रहूंगी। पल्लवी की सीट नक्श के बाजू में थी। जब वो अपनी सीट पर लौटी तो उसने नक्श को कुछ बड़बड़ाते हुए सुना। वो एक जेड पेंडेंट है, मुगल डायनेस्टी का, पैलेस में रखने वाला आइटम। क्या बात है, बहुत खूब। नक्श के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर पल्लवी का इंटरेस्ट अचानक से जाग गया था। नक्श जावेरी खानदान का दामाद था, जिसका इस परिवार में कोई स्टेटस नहीं था। कोई उसे पूछता भी नहीं था। पल्लवी ने भी कभी नक्श पर ध्यान नहीं दिया या फिर कभी रिस्पेक्ट नहीं की, लेकिन अभी पल्लवी की क्यूरियोसिटी नक्श के प्रति अचानक से जाग उठी थी। पल्लवी ने नक्श से पूछा, तुम्हें कैसे पता है कि वो मुगल डायनेस्टी का जेड पेंडेंट है? तुम्हें इन सब की नॉलेज है? नक्श ने पल्लवी की ओर देखा, जिसने अचानक से उसे अप्रोच किया और अपना सर हिलाते हुए बोला, हां, थोड़ी बहुत। वैसे इस जेड पेंडेंट पर तुमने कितने का खर्च किया? 1.5 करोड़। पल्लवी ने स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दिया। उसने उस जेड पेंडेंट को अपने खास दोस्त की मदद से खरीदा था और उसे ये जेड पेंडेंट 20 से 30 लाख रुपए सस्ते में मिला, क्योंकि शुरू से ही पल्लवी ने अपने दोस्त को बता दिया था कि वो अभी अर्न नहीं करती है और उसके पास ज्यादा पैसे भी नहीं है। नक्श के चेहरे के एक्सप्रेशंस बिल्कुल भी नहीं बदले। तुरंत अपना सर हिलाते हुए बोला, तुम्हारा तो भारी नुकसान हो गया, क्योंकि उस पेंडेंट की कीमत 80 लाख से ज्यादा की नहीं है। जब पल्लवी ने नक्श की बात सुनी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। क्या? 80 लाख? लेकिन यह कैसे हो सकता है? मैंने मेरे खास दोस्त की मदद से खरीदा है और वो तो बोल रहा था कि उसकी कीमत 1 करोड़ 80 लाख है। आर यू सीरियस? नक्श ने गहरी सांस ली और अपनी आवाज को धीमा किया, जिससे बस वो दोनों ही उसकी बातें सुन सके। देखो, जेड पेंडेंट की क्वालिटी 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होती है, लुक, लिसन और टेस्ट। अगर कोई जेड बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट है और ग्लॉसी है तो समझ जाओ कि वो सबसे बेस्ट जेड है। लेकिन तुमने जो पीस दादी को दिया वो इतना ज्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं था। उसका कलर भी ऑफ वाइट था और उसका टेक्सचर भी अनइवन था। उसे हम मीडियम क्वालिटी का समझ सकते हैं, लेकिन नॉट द हाईएस्ट क्वालिटी। इसलिए उसकी कीमत 80 लाख है। अगर तुम्हारा दोस्त तुम्हें और डिस्काउंट देता तो भी उसका तो 30 से 40 लाख का प्रॉफिट होता, लेकिन उसने तो सीधा 90 लाख का प्रॉफिट कमाया। तुम्हारा दोस्त। अब मुझे कोई कमेंट नहीं करना है। नक्श जो कुछ भी कह रहा था, पल्लवी उसे सुनकर दंग रह गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके दोस्त ने उसे चूना लगा दिया। उसी समय एक नौकर कल्याणी के पास आया और बोला, मैडम, विहान बजाज आए हैं। विहान आया है? उसे जल्दी से अंदर इनवाइट करो। जब कल्याणी ने सुना कि विहान वहां आया है तो वो बहुत एक्साइटेड हो गई। अपनी आवाज को ऊंचा करते हुए कल्याणी ने विहान को बैंक्वेट हॉल में आने के लिए इनवाइट कर दिया था। कल्याणी के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर सभी का ध्यान कल्याणी की तरफ गया और सभी के चेहरे पर ठंडी मुस्कान आ गई। विहान ने सफायर ब्लू सूट पहना था। उसके बाल भी आज पूरी तरह से सेट थे और उसके हाथ में कल्याणी को देने के लिए एक खूबसूरत सा गिफ्ट बॉक्स भी था। विहान के पास जो आखिरी पैसे बचे थे उससे उसने आज अपने लिए कपड़े खरीदे और कल्याणी के लिए गिफ्ट खरीदा। अगर उसे अपना गोल अचीव करना है तो आज उसे कामयाब होना ही पड़ेगा। आप सोच रहे हैं ना कि कैसा गोल, कौन सा गोल? आइए जानते हैं। कॉन्फिडेंस के साथ विहान कल्याणी के पास गया और हल्का सा झुकते हुए बोला, दादी, आज आपका जन्मदिन है। मेरी तरफ से आपको लख लख बधाई। भगवान करे कि आप स्टैचू ऑफ यूनिटी की तरह हमारे साथ ऐसे ही खड़ी रहें, हमेशा के लिए। सॉरी दादी, काफी ट्रैफिक था इसलिए आने में थोड़ा लेट हो गया। मुझे उम्मीद है कि इस वजह से आप मुझसे नाराज नहीं होंगी। कल्याणी जानती थी कि विहान को अनिका बहुत पसंद है। विहान को देखकर कल्याणी के दिल में न जाने क्या क्या ख्याल आने लगे थे। मुस्कुराते हुए कल्याणी ने अपना हाथ हिलाया और बोली, अब जब आ गए हो तो फिर कौन सा लेट, और कैसा लेट? वैसे भी तुम काम के सिलसिले में बहुत बिजी रहते हो, बहुत कंसिडरेट भी हो,
तुम स्पेशली यहां आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। विहान ने मुस्कुराते हुए अनिका की ओर देखा और बोला, दरअसल आज मैं यहां सिर्फ आपको तोहफा देने नहीं आया हूं, बल्कि आपके यहां से खूबसूरत तोहफे को ले जाने के लिए भी आया हूं। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं दादी। मैं अनिका से शादी करना चाहता हूं। विहान के चेहरे पर और उसके शब्दों में कॉन्फिडेंस फूट फूट के भरा था। कल्याणी ने घूरते हुए विहान को देखा और उसके बाद उसकी नजर अनिका पर जाकर अटक गई थी। जैसे जैसे कल्याणी के एक्सप्रेशन सीरियस होते गए, वैसे ही जावेरी खानदान के बाकी लोग नक्श को चुभती नजरों से देखने लगे। भले ही अनिका की शादी नक्श से हो गई थी, लेकिन जावेरी खानदान में नक्श की औकात ऑलमोस्ट जीरो थी। जावेरी खानदान के कुत्ते को भी नक्श से ज्यादा अच्छे से ट्रीट किया जाता था। विहान, तुम्हें भी पता है कि अनिका की शादी हो गई है और शादी को 2 साल से ज्यादा का समय भी हो गया है। क्या तुम्हें सबसे फर्क नहीं पड़ता? हालांकि कल्याणी ने तो पहले से ही अपने दिल में डिसीजन ले लिया था, लेकिन वो अभी विहान के साथ कुछ फॉर्मेलिटी वाले सवाल कर रही थी। नहीं दादी, मुझे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं अनिका से बहुत प्यार करता हूं और आपको भी दिल से दादी मानता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप अनिका की खुशियों के बारे में सोचेंगी और मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगी। विहान को नक्श के वहां होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे तो बस अनिका से मतलब था और वो आज उसे यहां से ले जाना चाहता था। उसी समय नक्श अपनी जगह से उठा और जोर से चिल्लाते हुए बोला, नहीं विहान, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अनिका मेरी बीवी है और तुम मेरे ही सामने उससे शादी करने की बात कर रहे हो। नक्श की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम हो कौन? जावेरी खानदान के बीच में तुम्हें बोलने का हक किसने दिया? अपना मुंह बंद करो। अचानक से मैम्बो अंकल इस मैटर के बीच में कूदे और नक्श को उंगली दिखाते हुए बोले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना ही यूजलेस क्यों ना हूं, लेकिन आपसे तो बेटर ही हूं, जिसे भानुशाली ग्रुप ने कचरा समझकर अपने ऑफिस से बाहर निकाल दिया। जैसे ही नक्श ने यह कहा, वैसे ही मैम्बो अंकल के होश उड़ गए। साले कमीने! ये बोलते हुए मैम्बो अंकल नक्श की तरफ तेजी से बढ़ने लगे। इस सीन को देखकर जावेरी खानदान के कई लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली। मामला कुछ ज्यादा ही गर्म हो गया था। बचपन से ही मैम्बो अंकल बहुत शरारती थे और साथ ही साथ कल्याणी के लाडले भी। कल्याणी ने हर बार मैम्बो अंकल को सपोर्ट किया और इस वजह से वो सही क्या है और गलत क्या है इस बात का अंतर ही भूल चुके थे। यही वजह है कि उन्हें दूसरों के मामले में घुसना और लड़ाई झगड़ा करना बहुत अच्छा लगता था। आज भी वो यही कर रहे थे। जवानी के दिनों से ही मैम्बो अंकल ने जिम जाना शुरू कर दिया था और उनकी बॉडी बहुत ही मस्कुलर थी। कॉलेज के समय में मैम्बो अंकल ने खूब दंगे फसाद किए, यहां तक कि सूरत के बड़े बड़े गुंडों के साथ भी उनका अच्छा खासा उठना बैठना था और अभी भी है। नक्श तो उनके सामने उड़न खटोला है, एक पंच में पता नहीं कहां से कहां जाएगा, लेकिन उसके बाद भी उसने मैम्बो अंकल से पंगा ले लिया था और यह देखकर जावेरी खानदान के लोग फुसफुसाने लगे थे। हो गया कल्याण, आज की रात नक्श के लिए अच्छी नहीं जाने वाली है। ऐसा ही होना चाहिए इसके साथ। उसे खुद को नहीं पता कि वो कौन है और उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे जावेरी खानदान में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की। बरोबर छे, साची बात छे। इसका कोई हक नहीं बनता कि हमारे जावेरी खानदान के बीच में कुछ बोले। जावेरी खानदान के लोग धीमी आवाज में ये सारा डिस्कशन तो कर रहे थे, लेकिन किसी ने भी मैम्बो अंकल को रोकने का इनिशिएटिव नहीं लिया था। सभी नक्श को मार खाता हुआ देखना चाहते थे। नक्श अभी भी अपनी जगह पर खड़ा था और उसकी बॉडी लैंग्वेज में कोई भी चेंजेस नहीं आए थे। उसके चेहरे पर डर दिखाई ही नहीं दे रहा था। यहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जल्दी करो और निकलो यहां से, अनिका ने नक्श को याद दिलाते हुए कहा। उसे भी नहीं पता था कि वो नक्श के लिए इतना कंसर्न क्यों हो रही है। शायद इस वजह से कि उन दोनों को एक साथ रहते हुए अब 2 साल से ज्यादा का समय हो गया था, इसलिए वो नक्श के लिए कंसर्न थी और उसे मार खाते हुए नहीं देख सकती थी। मैम्बो अंकल अब नक्श के बेहद करीब आ गए थे और वो नक्श पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। सभी इस सीन को गौर से देख रहे थे। जैसे ही मैम्बो अंकल ने मुक्का मारने के लिए अपना हाथ नक्श की ओर बढ़ाया, वैसे ही नक्श ने तुरंत ही उनका हाथ पकड़ लिया और फिर नक्श ने क्या किया? क्या नक्श मैम्बो अंकल को शांत करवाएगा या फिर नक्श उल्टा हमला कर देगा? अगर कुछ बड़ा कांड हुआ तो फिर अनिका और चित्रा की तरफ से कैसा रिएक्शन आएगा? अनिका और चित्रा किसकी साइड लेगी? जानने के लिए सुनिए इंस्टा एम्पायर, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।
जैसे ही मैम्बो अंकल ने मुक्का मारने के लिए अपना हाथ नक्श की ओर बढ़ाया, वैसे ही नक्श ने तुरंत ही उनका हाथ पकड़ लिया और कड़क अंदाज में बोला, क्या आप अभी भी मुझे मारना चाहते हैं? कुत्ते कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। जैसे ही मैम्बो अंकल के मुंह से शोले फिल्म का यह पुराना डायलॉग बाहर आया, वैसे ही नक्श ने उनकी रिस्ट को हल्का सा ट्विस्ट किया। सभी के कानों में सबसे पहले एक क्रिस्प साउंड सुनाई दी और उसके बाद मैम्बो अंकल के मुंह से आह 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 जैसी आवाज निकली, जैसे मानो नक्श ने मुर्गे को हलाल कर दिया। मुझसे बहुत नफरत है ना, मुझसे घिन आती है। जब मेरा हाथ लगेगा ना, तब बदबू आएगी। ये बोलते हुए नक्श ने मैम्बो अंकल की छाती पर एक जोरदार मुक्का जड़ा और मैम्बो अंकल हवा में उड़ते हुए कुछ मीटर दूर जा गिरे। व्हाट द, ये अभी क्या हुआ? इसके जैसा यूजलेस इंसान ये सब कैसे कर सकता है? इस पतलू में इतनी हिम्मत कहां से आई? इसका डर कहां गया? जावेरी खानदान के लोग धीमी आवाज में फिर से डिस्कशन कर रहे थे और दूसरी तरफ मैम्बो अंकल दर्द से छटपटाते हुए जमीन पर पड़े थे। उन्होंने महसूस किया कि उनकी हड्डी पसली एक हो गई थी। दर्द के मारे वो बस चिल्लाते जा रहे थे। उसी समय चित्रा नक्श की ओर बढ़ी और उसने नक्श के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया था। अचानक हुए इस हमले से नक्श संभल नहीं पाया और लड़खड़ाते हुए उसके 2 कदम पीछे की तरफ बढ़े। तुम अपने आप को समझते क्या हो? आज कल्याणी देवी का जन्मदिन है, खुशी वाला दिन है, और तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम आज के दिन यहां तमाशा खड़ा कर रहे हो? चित्रा ने नक्श की हथेली को रगड़ा और कड़ी फटकार लगाते हुए बोली, तुम सिर्फ एक कुत्ते हो जिसे मेरे परिवार ने इतने सालों से पालकर बड़ा किया है। मैं तुम्हें सबक नहीं सिखाऊंगी क्योंकि तुम इंसान ही नहीं हो। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि यह जगह शरीफों की है? तुम यहां खड़े होने के लिए भी अपने आप को क्वालिफाइड समझते हो? जल्दी से दफा हो जाओ यहां से। चित्रा ने नक्श की ओर घूरते हुए कड़क अंदाज में कहा, तू यहां से जाना चाहता है? तेरे लिए यहां से निकलना इतना आसान नहीं होगा। बहुत सारे लोगों की मदद से मैम्बो अंकल धीरे से जमीन से उठे और बोले, अगर मैंने तुझे आज जान से नहीं मारा तो मेरा नाम भी नवीन जावेरी नहीं। ये बोलते हुए मैम्बो अंकल ने अपना फोन बाहर निकाला और एक नंबर डायल किया। जहां सभी लोग नक्श को देख रहे थे, वहीं नक्श का ध्यान मैम्बो अंकल की बातों पर बिल्कुल भी नहीं था। अपनी जगह पर खड़ा रहकर वो तो चित्रा को देख रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन जब चित्रा ने नोटिस किया कि नक्श लगातार उसे ही देख रहा है, तो उसे बहुत डर लगने लगा था। अनिका और मेरी शादी को 2 साल हो गए। भले ही आपको मेरी तरफ से कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दिखाई दिए, लेकिन हम दोनों के बीच में फैमिलियर लव तो हो सकता है ना। ये बोलते हुए नक्श के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई थी, जिसे देखने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे नक्श बदल सा गया है। क्योंकि मैं दूसरे लोगों से कंपीट नहीं कर पाया, इसलिए अनिका और आपने हमेशा मुझे नीचा दिखाया। इस थप्पड़ को मैं याद रखूंगा। ये बोलते हुए नक्श ने अपने दोनों हाथों की मुट्ठी को भींच लिया था। आज से, अभी से मुझे आपके जावेरी खानदान से कोई मतलब नहीं है। मैं आज आपकी बात मानकर यहां से जा रहा हूं। जिस कुत्ते को आपने 2 साल तक पाला वो जा रहा है, लेकिन इस बार सुनकर नहीं, काट कर जा रहा है। और अगर तुम चाहते हो कि मैं वापस तुम्हारे परिवार में आऊं, तो कल्याणी देवी को मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगनी होगी, अपनी नाक रगड़नी होगी। ये बोलने के बाद नक्श पीछे मुड़ा और वहां से जाने लगा। अनिका की नजरें नक्श पर ही टिकी हुई थी। नक्श के ऐसे बर्ताव को देखकर अनिका ने महसूस किया कि वो पूरा बदल गया है, बिल्कुल एक अजनबी की तरह। दूसरी तरफ नक्श की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग एकदम शॉक्ड रह गए थे। किसी ने भी नहीं सोचा था कि नक्श जैसा कचरा अपने मुंह से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेगा। रोको उसे जाने मत दो। मैम्बो अंकल ने नक्श की तरफ उंगली उठाई और चिल्लाते हुए कहा। हालांकि मैम्बो अंकल के आदेश का पालन किसी ने भी नहीं किया। कोई भी अपनी जगह से नहीं हिला था। जावेरी खानदान में कौन नहीं चाहता था कि वो कचरा यहां से नहीं जाए। नक्श ने तो ये तक कह दिया था कि अगर उसे वापस बुलाना चाहते हो तो कल्याणी को उसके पैरों में गिरना होगा। इस बात पर तो नक्श को बहुत मार पड़नी चाहिए, लेकिन कोई हिम्मत ही नहीं कर रहा था। जब मैम्बो अंकल ने देखा कि किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी, तो जैसे तैसे वो नक्श की तरफ भागे और उसका कॉलर पकड़ते हुए बोले, तुम्हें यहां से जाने के लिए किसने कहा? क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैंने क्या कहा? जैसे ही मैम्बो अंकल ने अपनी बात खत्म की, वैसे ही रंगरेज रेस्टोरेंट के सामने ब्लैक कलर की 10 स्कॉर्पियो आकर रुकी। चूंकि आज की ये पार्टी ओपन बैंक्वेट में हो रही थी, इसलिए सभी इस फिल्मी नजारे को आसानी से अपनी आंखों में कैद कर सकते थे। देखते ही देखते 30 से भी ज्यादा लोग उन गाड़ियों से बाहर आए, जिनके हाथों में स्टिक्स और चाकू थे।
इरफान भाई, फाइनली आप आ गए। मैम्बो अंकल उस ग्रुप के लीडर की तरफ बढ़े और पूरी रिस्पेक्ट दिखाते हुए बोले। उस आदमी ने अपना सर हिलाया और चाकू को हवा में लहराते हुए बोला, बोल नवीन, क्या मसला है? कौन सी गंदगी साफ करनी है? इरफान भाई, यही है वो कचरा। मैम्बो अंकल ने तुरंत ही नक्श की ओर पॉइंट करते हुए कहा। इरफान भाई सूरत के जाने माने गुंडे थे और पूरे सूरत में उनका नाम था। जी हां, गलत कामों में जावेरी खानदान भी कोई दूध का धुला नहीं था। ज्यादातर सभी इरफान भाई को जानते थे, सिर्फ नाम से। देख पहली बार रहे थे और उन्हें देखने के बाद सभी के होश उड़ गए थे। क्या ये इरफान भाई है? इनके किस्से बहुत सुने, काट डालते हैं। नवीन मामू का जवाब नहीं। क्या बात है, उन्होंने इरफान भाई को बुला लिया। मैम्बो अंकल के भांजे को यह सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। अचानक से सीन आशिकाना से कातिलाना हो गया था। नक्श, भागो भागो यहां से। जब अनिका ने देखा कि मैम्बो अंकल ने नक्श को मजा चखाने के लिए इरफान भाई को बुलाया है, तो तुरंत ही वो चौंक गई थी और नक्श को भागने का याद दिलाने लगी। अनिका ने भी इरफान भाई का नाम पहले से सुन रखा था। अगर नक्श उनके हाथों में लग गया तो फिर नक्श का कल्याण हो जाएगा। मार मार के नक्श का भरता बना देंगे, शायद वो बचेगा ही नहीं। अनिका के मन में ये सारी बातें चल रही थी। जब अनिका ने देखा कि नक्श अपनी जगह से हिलने का नाम नहीं ले रहा है, तो वो तुरंत ही अपनी जगह से उठी और नक्श को वहां से ले जाना चाहती थी। लेकिन विहान ने जल्दी से अनिका को रोकते हुए कहा, अनिका, ये तुम क्या कर रही हो? क्या तुम पागल हो गई हो? सामने इरफान भाई हैं, वो मेल फीमेल कुछ नहीं देखते, बस उनका चाकू चलता है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो इरफान भाई को प्रवोक करे। इरफान भाई वाकई में काफी रूथलेस इंसान थे। इरफान भाई ने सिगरेट का आखिरी कश लिया और उस सिगरेट को फेंकते हुए अपनी तानाशाही दिखाते हुए बोले, कौन अंधा है जिसे दिखाई नहीं दिया कि नवीन मेरा भाई है? क्यों अपनी मौत को बुलावा दिया? अब हो जाएंगे छोटे 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 टुकड़े। जब मैम्बो अंकल ने इरफान भाई के मुंह से निकले शब्दों को सुना, तो वो प्राउडली नक्श के सामने जाकर खड़े हो गए थे और नक्श को ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि देख ले बेटा, कौन बड़ा है, तू या मैं। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई थी, जैसे मानो उन्हें पूरा भरोसा था कि आज तो उनके नाम का परचम लहरा के रहेगा। उस समय मैम्बो अंकल ने इरफान भाई को ही कॉल किया था, जब चित्रा और नक्श के बीच हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे। और देखिए, उनके एक कॉल से इरफान भाई 30 लोगों के साथ नक्श को मारने पहुंच गए थे। वैसे 30 लोगों को लाने की क्या जरूरत थी इस पतलू के लिए, ये किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। 2-4 भी लाते तो वो भी काफी होता, लेकिन शायद मैम्बो अंकल ने बात को बढ़ा चढ़ा कर बोला था। वैसे भी उन्हें ये सब करने में बहुत मजा जो आता था। सभी लोग नक्श की ओर देख रहे थे और मन ही मन सोच के बैठे थे कि आज तो उसकी अर्थी यहीं से उठेगी। लेकिन कोई भी ये नहीं सोच रहा था कि जावेरी खानदान का सबसे लाडला इंसान नवीन जावेरी सूरत के गुंडे को कैसे जानता है। अब जावेरी खानदान को अपने इमेज की परवाह नहीं थी। जब मैम्बो अंकल कॉलेज में थे, तब किसी कांड की वजह से उनकी मुलाकात इरफान भाई से हुई थी और उस दिन इरफान भाई ने मैम्बो अंकल को कुत्ते की तरह धोया था। उस दिन के बाद मैम्बो अंकल ने इरफान भाई के मामलों में कभी पंगे नहीं लिए, बल्कि हमेशा से उनसे दोस्ती करने की कोशिश की। दोस्ती होने के बाद मैम्बो अंकल के सारे मामले इरफान भाई हैंडल करते थे और मैम्बो अंकल उन्हें काम का अच्छा खासा पैसा देते थे। अभी भी जब भी मैम्बो अंकल को इरफान भाई से रिलेटेड कोई भी काम होता था, तो वो उन्हें काफी पैसे देते थे। आज भी दिया होगा या फिर देंगे, क्योंकि इरफान भाई सूरत शहर के बिग शॉट हैं और वो बिना पैसों के तो हिलते तक नहीं हैं। सूरत शहर में इरफान भाई को कंपटीशन देने के लिए अभी तक कोई पैदा ही नहीं हुआ था और उन्होंने अपनी गैंग में इतने लोगों को शामिल कर रखा था कि कोई दूसरा इरफान भाई उनके सामने आकर खड़ा भी नहीं हो सकता था। इसलिए उन्हें किसी से डर नहीं लगता था। उन्हें वन मैन आर्मी के नाम से भी जाना जाता था। जाओ, जल्दी करो, भागो। एक बार फिर से अनिका ने जोर से चिल्लाते हुए नक्श को याद दिलाया, लेकिन इससे पहले कि अनिका अपने कदम आगे बढ़ाती, विहान ने उसे फिर से रोक दिया था और अनिका आगे नहीं बढ़ पाई थी। इस समय इरफान भाई नक्श के करीब आ चुके थे और बस अब तो अनिका की हालत भी टाइट होने लगी थी। चित्रा के तो लूज मोशन शुरू हो चुके थे। एक तरफ अनिका धीमी आवाज में नक्श को भागने के लिए कह रही थी, तो दूसरी तरफ चित्रा वॉशरूम की तरफ भागी। लेकिन अब सीन गर्माता जा रहा था। तो तुम हो जिसने मेरे भाई को मारा? इरफान भाई ने सिगरेट जलाई और अपने चेहरे को ऊपर उठाते हुए कहा, क्या तुम्हें पता नहीं है कि वो मेरा दोस्त है? एक कुत्ता जिसे सिर्फ पूरे दिन भौंकना आता है, क्या उसे सबक सिखाना जरूरी नहीं है?
कड़क अंदाज में नक्श ने कहा, बच्चे जवान हो, खून गर्म है, समझ आता है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि आज तक किसी ने मुझसे इस तरह से बात नहीं की है? इरफान भाई ने अपना हाथ, जिस हाथ में चाकू था, उसे नक्श के कंधे पर रखा और उसके कंधे पर 3 से 4 बार थपथपाते हुए बोले, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोग आपसे किस तरह से बात करते हैं, लेकिन अगर आपने मुझसे इस तरह से बात की तो आपको बहुत रिग्रेट होगा। नक्श की नजर एक बार भी उस चाकू पर नहीं गई थी जो इरफान भाई ने उसके कंधे पर टिका रखा था। मैम्बो अंकल को यह सब देखकर बहुत मजा आ रहा था, क्योंकि नक्श इरफान भाई को गुस्सा दिला रहा था और इरफान भाई का तांडव तो मैम्बो अंकल पहले ही देखे हुए थे, तो उन्हें तो नक्श का आधा कटा हुआ शरीर दिखाई दे रहा था और ये सब सोचकर ही उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। इरफान भाई को मैम्बो अंकल से बेहतर कोई नहीं जानता था। इरफान भाई को किसी का भी डर नहीं था, पुलिस का भी नहीं, क्योंकि उनकी तरफ से पुलिस वालों को हफ्ता पहुंचाया जाता था। ऐसे में अगर अनिका को लग रहा है कि उसे पुलिस को कॉल करना चाहिए और पुलिस आकर नक्श को इरफान भाई से बचाएगी, तो ये केवल एक सपना है। यार लड़के, तू कसम से बहुत एरोगेंट है। ये बोलते हुए इरफान भाई नक्श को घूरने लगे थे। पता नहीं क्यों, लेकिन इरफान भाई को नक्श कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था, लेकिन वो ठीक से याद नहीं कर पा रहे थे कि उन्होंने नक्श को पहले कहां देखा है। आपके जैसे छोटे इंसान के सामने अब क्या मैं एरोगेंट भी नहीं हो सकता हूं? काम अंदाज में नक्श ने फिर से कहा। उसके चेहरे पर ना तो कोई डर था और ना ही कोई शिकन। ऐसा लग रहा था जैसे नक्श के शरीर में कोई भूत आ गया था। नक्श की बात सुनकर जावेरी खानदान के लोग पूरी तरह से शॉक्ड थे। उन्हें लग रहा था कि नक्श खुद ही अपनी मौत को इनवाइट कर रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा लोगों के मन में यह सवाल था कि नक्श में अचानक से इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि वो इरफान भाई से भी भिड़ने को तैयार खड़ा था। तो आप बताइए, नक्श में अचानक से इतनी हिम्मत कहां से आ गई थी? उसे डर क्यों नहीं लग रहा था? क्या नक्श के पास कोई बैकअप था? क्या इरफान भाई नक्श पर हमला करेंगे, या फिर उन्हें याद आ जाएगा कि उन्होंने नक्श को कहां देखा था? आखिर नक्श और इरफान भाई के बीच की क्या कहानी है? अनिका की तरफ से कैसा रिएक्शन आने वाला है? जानने के लिए सुनिए इंस्टा एम्पायर, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। कल्याणी की आंखें भी इरफान भाई पर ही टिकी हुई थी। हालांकि कल्याणी को यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन इरफान भाई की फेयर्स रेपुटेशन के चलते उसकी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। ऊपर से इस मामले में उनका लाडला नवीन भी शामिल था, जिसे इरफान भाई अपना भाई बोल रहे थे। तो ऐसे में कल्याणी बस तमाशा देखने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती थी। लेकिन अंदर ही अंदर कल्याणी को बहुत रिग्रेट हो रहा था, और उसकी वजह मैम्बो अंकल थे। मैम्बो अंकल की स्कूलिंग सूरत में ही हुई थी, लेकिन उन्होंने अपना कॉलेज और बाकी के सारे कोर्सेज मुंबई में किए थे। मुंबई जाने के बाद भी मैम्बो अंकल को लड़ाई झगड़े और दंगे फसाद करने का शौक चढ़ा था। कल्याणी ने मैम्बो अंकल को इससे दूर रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो दूर नहीं हो पाए। इसलिए कल्याणी ने बाद में मैम्बो अंकल को इटली में सेटल कर दिया। वहां जाने के बाद मैम्बो अंकल में काफी चेंजेस आए, लेकिन वो कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। देखिए ना, लड़ाई झगड़ा करने का एक मौका भी मैम्बो अंकल नहीं छोड़ते हैं, और आज तो उन्होंने गजब ही कर डाला था। अपनी माँ की जन्मदिन पार्टी में एक गुंडे को बुला लिया था। इरफान भाई, इस लड़के को बोलने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। ये आपसे किस तरह से बात कर रहा है, अभी बताता हूं इसे। ये बोलते हुए मैम्बो अंकल ने शर्ट की स्लीव्स ऊपर की और नक्श पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए। नक्श ने घूरते हुए मैम्बो अंकल को देखा और उसके बाद अपनी नजर इरफान भाई पर टिका दी। इरफान भाई, किसी जमाने में आपको सुल्तान कहा जाता था, लेकिन उस सुल्तान को किसी ने मुंबई से भागने पर मजबूर कर दिया था। क्या आप जानते हैं उस इंसान को? नक्श ने मुस्कुराते हुए इरफान भाई से कहा। जैसे ही नक्श के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे इरफान भाई के चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे इरफान भाई को अपना अतीत याद आ गया था। नक्श भी मन ही मन सोच रहा था कि जिन लोगों को वो मुंबई में छोड़कर आ गया था, उन सभी को क्या सूरत ही मिला था बसने के लिए। जी हाँ, ये वही इरफान भाई उर्फ सुल्तान है जिनसे कार्तिक ने पंगे लिए थे। और उसके बाद नक्श ने वहां आकर सुल्तान भाई की जो बैंड बजाई थी। अगर उन्हें अपना अतीत याद आ गया है, तो फिर इरफान भाई को नक्श के सामने झुकने में ज्यादा देर नहीं लगनी चाहिए। इरफान भाई का नक्श के साथ डायरेक्ट कनेक्शन था, और ये बात वहां मौजूद कोई भी नहीं जानता था। किसी को समझ भी नहीं आ रहा था कि अचानक से सीन बदल कैसे गया है।
नक्श की बात सुनकर इरफान भाई को याद आ गया था कि उन्होंने नक्श को कहां देखा था। जब उन्हें एहसास हुआ कि 6 साल पहले इस लड़के ने उन्हें मुंबई से गुजरात आने पर मजबूर कर दिया, तो अब तो वो उन्हें गुजरात से पता नहीं कहां भेज देगा। ये सोचते हुए इरफान भाई ने अपने हाथ में पकड़े उस चाकू को फेंका और तुरंत ही नक्श के सामने झुकते हुए बोले, या अल्लाह, ये मुझसे क्या हो गया? ओह माय गॉड, इरफान भाई को क्या हो गया है? ये इस कचरे के सामने झुक क्यों रहे हैं? और ये सुल्तान कौन है? क्या इरफान भाई ही सुल्तान है? इसके पीछे की क्या कहानी है भाई? जब भीड़ में मौजूद लोगों ने ये सीन देखा तो सभी आपस में फुसफुसाने लगे और ये जानने की कोशिश करने लगे कि आखिर नक्श ने ऐसा क्या कह दिया है जिस वजह से इरफान भाई की हालत टाइट हो गई। सुल्तान की आखिर कौन सी कहानी है? खैर, ये पब्लिक सब कुछ नहीं जानती थी और इन्हें सुल्तान की कहानी पता भी नहीं चलने वाली थी। क्या अब आपको रिग्रेट हो रहा है? इरफान भाई का चेहरा देखने के बाद भी नक्श को उन पर कोई तरस नहीं आया और तुरंत ही उसने कड़क अंदाज में पूछा, हाँ मैं रिग्रेट कर रहा हूं मालिक। ये बोलते हुए इरफान भाई के माथे पर पसीना आने लगा था। मालिक? ये नक्श को मालिक क्यों कह रहा है? मुझे तो लगता है कि इरफान भाई और नक्श भी एक दूसरे को जानते हैं। अगर नक्श मालिक है तो फिर सबका मालिक कौन है? कुछ लोगों की तरफ से अब मजाकिया अंदाज में बात होने लगी थी। इरफान भाई, ये आप क्या कर रहे हैं? आप इस लड़के पर हमला क्यों नहीं कर रहे हैं? मैम्बो अंकल पूरी तरह से एंग्शियस हो गए थे। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि साला ये सुल्तान रिंग में उतर क्यों नहीं रहा है। जब मैम्बो अंकल को इरफान भाई की ओर से कोई जवाब नहीं मिला तो वो अंदर ही अंदर गुस्से से तिल मिला उठे। उन्होंने तय किया कि वो फिर से नक्श पर हमला करेंगे और इस बार एक मुक्के में नक्श की कहानी को दी एंड कर देंगे। लेकिन इससे पहले कि मैम्बो अंकल का मुक्का नक्श के शरीर को छू भी पाता, इरफान भाई ने एक जोरदार लात से मैम्बो अंकल का स्वागत किया और उसे एक लात में ही मैम्बो अंकल जमीन पर ढेर हो गए थे। लेकिन इरफान भाई का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। उन्होंने मैम्बो अंकल के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ते हुए कहा, किसने बोला था तुझे इतना एरोगेंट होने के लिए? तू हमेशा लोगों को नीचा दिखाता है। तेरी वजह से आज मैं मरते मरते बचा हूं। तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे जान से नहीं मार सकता? इरफान भाई लगातार मैम्बो अंकल को कोसे जा रहे थे और साथ ही साथ उनके हाथ मैम्बो अंकल के चेहरे पर चल रहे थे। 1 मिनट के अंदर मैम्बो अंकल का चेहरा सूजकर तरबूज की तरह हो गया था। उनकी नाक से और कान से लगातार खून आ रहा था। उनके मुंह से एक दांत भी निकल गया था। लेकिन इरफान भाई अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और उनके हाथ तेजी से मैम्बो अंकल के चेहरे को लाल और भी ज्यादा लाल कर रहे थे। इरफान भाई, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? ये मत भूलो कि जब आपके साथ कोई नहीं था तब मैं ही एक आपके साथ खड़ा था। मैं ही था जो आपको मुंबई से यहां लेकर आया। आज सारी खुददारी भूल गए आप? दर्द से छटपटाते हुए मैम्बो अंकल ने कहा। ओ, तो ये नमूना दूसरे नमूने को यहां लेकर आया है? नक्श ने मन ही मन सोचा। तुझे लगता है कि तू जो भी करता है सही करता है? रख तेरी खुददारी तेरे पास। ये बोलते हुए इरफान भाई ने अपने आदमियों से कहा, मार मार के इस आदमी की चटनी बना दो। इसकी दर्द भरी चीखें रुकनी नहीं चाहिए। इरफान भाई का आदेश मिलते ही उनके आदमियों ने मैम्बो अंकल को घेर लिया और तुरंत ही उन पर लातों और घूसों की बारिश होने लगी। अपने लाडले बेटे की यह हालत देखकर कल्याणी से रुका नहीं गया। कल्याणी ने भी जावेरी खानदान के कुछ जवान लोगों को हमला करने का आदेश दिया। हालांकि डर के मारे जैसे ही उन लोगों ने अपने कुछ कदम आगे बढ़ाए, वैसे ही इरफान भाई ने जमीन से चाकू उठाया और चिल्लाते हुए कहा, रुको! एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो सबके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। जैसे इरफान भाई ने यह कहा, वैसे ही जावेरी खानदान के कुछ जवान लोग वापस पीछे हट गए। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी जो इरफान भाई का मुकाबला कर सके, सिवाय नक्श के। लेकिन नक्श तो खुद मैम्बो अंकल से खार खा के बैठा है। वो क्यों मैम्बो अंकल को बचाएगा? एक तरफ मैम्बो अंकल की कुटाई हो रही थी तो दूसरी तरफ इरफान भाई अब नक्श के सामने खड़े थे। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अंधा था, उसकी बातों में आ गया। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए, मुझे जाने दीजिए। यह बोलते हुए इरफान भाई एक बार फिर से नक्श के सामने झुक गए। मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें रिग्रेट होगा, हो रहा है ना? नक्श ने फिर से कड़क अंदाज में वही सवाल किया। जी मालिक, माफ कीजिए, मैंने आपकी बातों को सीरियसली नहीं लिया। प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं आगे से। इससे पहले कि इरफान भाई अपनी पूरी बात खत्म कर पाते, नक्श ने अचानक से अपना हाथ हिलाते हुए कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। और इतने में नक्श के फोन पर एक कॉल आ गया। जब नक्श ने स्क्रीन की तरफ देखा
तो उसके फेशियल एक्सप्रेशंस तुरंत ही बदल गए थे। नक्श ने कॉल उठाया और वहां से निकल गया। नक्श के वहां से जाने के बाद इरफान भाई ने चैन की सांस ली और इसी के साथ अपने आदमियों को रुकने के लिए कहा। मैम्बो अंकल मरे हुए सुअर की तरह जमीन पर पड़े थे। जगह जगह से खून आ रहा था, लेकिन उसके बाद भी वो इरफान भाई को देख रहे थे और मन ही मन ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर इरफान भाई ने उनके साथ ऐसा क्यों किया। देख लीजिए मैम्बो अंकल कितने बड़े इडियट हैं। इतना कुछ हो जाने के बाद भी उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि नक्श कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, बाप है बाप। सुन नवीन, आज बोलूंगा और आखिरी बार बोलूंगा, आगे से मेरे नाम का कभी गलत इस्तेमाल मत करना। हमारा रिश्ता यहीं खत्म होता है। ये बोलने के बाद इरफान भाई अपने सारे आदमियों को लेकर वहां से निकल गए। जब रंगरेज रेस्टोरेंट से इरफान भाई का सारा कुनबा गायब हो गया, तब जावेरी खानदान को अचानक से होश आया और सभी लोग मैम्बो अंकल को घेर कर खड़े हो गए। मामू, मामू ठीक हो ना? ज्यादा तो नहीं मारा? एग लेकर आऊं क्या? जिस भांजे को मैम्बो अंकल हमेशा अपने साथ रखते थे, वही भांजा उनके मजे ले रहा था। नवीन मेरा बेटा, कैसे हो तुम? कल्याणी ने डीप कंसर्न दिखाते हुए पूछा। अब नवीन क्या ही बोलता, इतनी मार खाने के बाद भला कोई इंसान कुछ बोल सकता है? बस मन ही मन मैम्बो अंकल ने सोचा, सालों कमीनों, जब मार खा रहा था तब तो तुम में से कोई भी बचाने नहीं आया, सब तमाशा देख रहे थे, और अब हाल जानने आए हो। मुझे ठीक होने दो, एक एक को देख लूंगा। गाड़ी निकालो, हम सीधा घर जाएंगे। सारे गेस्ट्स को कहो कि वो हमारे साथ मैंशन चले। मैं इस तरह अपने लोगों को घर नहीं भेज सकती। कल्याणी का आदेश सुनकर सभी ने रंगरेज रेस्टोरेंट खाली कर दिया और मैम्बो अंकल को लेकर जावेरी मैंशन के लिए निकल पड़े। अभी जावेरी खानदान मैंशन पहुंचा ही था कि तभी एक नौकर कमरे में आकर बोला, मैडम, होटल प्राइम स्टार के ओनर मिस्टर पटेल आए हैं। जावेरी मैंशन के बाहर 6 लग्जूरियस कार खड़ी थी। दूसरी कार की फ्रंट सीट से एक शख्स बाहर आया जिसने ब्लैक कलर का सूट पहना था। उस शख्स को देखकर कल्याणी के गेस्ट्स के बीच डिस्कशन शुरू हो गया था। क्या बात है, कल्याणी देवी की वाकई में बहुत इज्जत है। मिस्टर पटेल पर्सनली यहां आए हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं सुना कि वो ऐसे किसी के घर आते हैं। मिस्टर पटेल का भी क्या ही कहना, उन्हें अगर हम जैसे लोग दूर से देख लें तो ये हमारा लक है। जब कल्याणी ने नौकर की बात सुनी तो उनका दिल भी डाउट से भर गया था। हालांकि कल्याणी और मिस्टर पटेल की मुलाकात हाल ही में उनके होटल में हुई थी, लेकिन उन दोनों के बीच में ऐसा कोई खास रिश्ता नहीं था। और तो और कल्याणी को बहुत अच्छे से याद है कि आज की बर्थडे पार्टी में मिस्टर पटेल का नाम लिस्ट में नहीं था, तो फिर मिस्टर पटेल घर क्यों आए हैं? यही सवाल कल्याणी के दिमाग में दौड़ने लगा था। ऐसा नहीं है कि कल्याणी मिस्टर पटेल का वेलकम नहीं करना चाहती थी, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो किस मुंह से उनका वेलकम करे। लेकिन कल्याणी ने सोचा कि कोई पहली बार उनके घर आया है तो वेलकम करना तो बनता ही है। इसलिए कल्याणी पूरे जावेरी खानदान के साथ उनका वेलकम करने मेन हॉल की तरफ बढ़ने लगी। मिस्टर पटेल के साथ साथ उनके 10 बॉडीगार्ड्स भी उनके पीछे पीछे जावेरी मैंशन के मेन हॉल की तरफ बढ़े। जब मिस्टर पटेल और कल्याणी की मुलाकात हुई तो मिस्टर पटेल ने तुरंत ही पूछा, कल्याणी मैडम, क्या नक्श यहाँ पर हैं? जैसे ही मिस्टर पटेल ने यह कहा, वैसे ही सभी लोग अचानक से शांत हो गए थे। मिस्टर पटेल, नक्श यहाँ पर नहीं है, कल्याणी ने एम्बैरेस्ड होते हुए कहा। ओह ठीक है, अगर नक्श यहाँ पर नहीं है तो फिर मैं आप लोगों को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मुझे याद है कि आज आपका जन्मदिन है, मैंने भी आपके लिए एक छोटा सा तोहफा तैयार किया है, प्लीज एक्सेप्ट कीजिए। ये बोलते हुए जैसे ही मिस्टर पटेल ने अपना हाथ हिलाया, वैसे ही एक आदमी ने टेबल पर गिफ्ट बॉक्स रख दिया। जब मिस्टर पटेल अपने आदमियों के साथ वहां से चले गए तो जावेरी खानदान के लोगों के चेहरे फीके पड़ गए थे। हालांकि उन्हें अच्छे से पता था कि मिस्टर पटेल ने जो भी तोहफा दिया होगा वो बहुत प्राइसलेस होगा, लेकिन ये समय उस तोहफे को लेकर खुशी मनाने का नहीं था, क्योंकि मैम्बो अंकल की हालत खराब थी, जो बिस्तर पर पड़े थे। इसलिए किसी ने भी उस गिफ्ट बॉक्स को खोलकर यह जानने की कोशिश की नहीं कि आखिर उसमें क्या है। साथ ही साथ मिस्टर पटेल ने नक्श का जिक्र किया तो सभी को याद आने लगा कि नक्श ने जाने से पहले क्या कहा था। आखिर इस कहानी में चल क्या रहा है? एक एक करके कड़ियां तो मिल रही हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि परिवार टूट रहे हैं? नक्श अचानक से इतना एरोगेंट कब से हो गया? माना कि नक्श का गुस्सा जायज था, लेकिन क्या नक्श की शर्त भी जायज थी? क्या जावेरी खानदान को अब नक्श की इंपॉर्टेंस पता चलने वाली थी?
कार्तिक नक्श को ढूंढने जावेरी मैंशन क्यों आया था? इस कहानी में आखिर क्या झोल चल रहा है? जानने के लिए सुनिए इंस्टा एम्पायर ओनली ऑन पॉकेट एफएम। अनिका ने इससे पहले नक्श को कभी ऐसे बिहेव करते हुए नहीं देखा था। वो गहरे शौक में थी। नक्श का केयरफ्री एटीट्यूड उसके दिल में घर कर गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ क्या कर रही है या फिर उसे अब करना क्या चाहिए। अभी मैम्बो अंकल चिल्लाते हुए अपने परिवार वालों से कह रहे थे कि उन्हें जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाया जाए कि तभी दरवाजे के बाहर से एक आवाज आई, मैडम, बदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज की ओनर हिमानी शाह आई हैं। ये सुनते ही अचानक से सारे गेस्ट्स अपना कंपोजर खो बैठे। बदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज की रेप्यूटेशन बहुत अच्छी थी और सूरत शहर में ही नहीं बल्कि अब्रॉड में भी हिमानी के स्किन केयर प्रोडक्ट्स का जलवा था। इस पार्टी में मौजूद आधी से ज्यादा फीमेल गेस्ट्स हिमानी के प्रोडक्ट्स ही यूज करते आए हैं। क्या बदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज की ओनर भी पर्सनली कांग्रेचुलेट करने आई हैं? ओह गॉड, कल्याणी देवी के बारे में अब क्या ही कहना। इस बार भी गेस्ट से कुछ ऐसे ही रिएक्शंस देखने को मिल रहे थे। हालांकि कल्याणी का चेहरा कुछ ठीक दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानती थी कि उसकी मुलाकात कभी भी हिमानी से नहीं हुई है। तो ऐसे में एक अनइनवाइटेड गेस्ट का अचानक से आ जाना उसे कुछ अजीब लग रहा था। लेकिन चूंकि अब मेहमान दरवाजे तक आ गया था, इसलिए कल्याणी को अपने लोगों के साथ उसका वेलकम करने के लिए दरवाजे तक जाना ही पड़ा। मैडम कल्याणी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जियो हजारों साल। हिमानी भी कुछ फीमेल बॉडीगार्ड्स के साथ जावेरी मैंशन में मेन हॉल की तरफ बढ़ी। यार, मैंने हिमानी शाह के बारे में बहुत सुना है। अब्रॉड में भी इनका बोलबाला है। आज इन्हें अपनी आंखों के सामने देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या जावेरी खानदान बदानी ग्रुप ऑफ कंपनी से भी जुड़ा है। अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है कि मुझे जावेरी खानदान के और करीब जाना होगा। जब गेस्ट्स ने हिमानी को देखा, जो लगभग मैंशन के मेन हॉल में कल्याणी के सामने पहुंच गई थी, तो सभी लोग धीमी आवाज में डिस्कशन करने लगे थे। क्या बात है, भाग्य हमारे कि मिस हिमानी शाह पर्सनली यहां आई, लेकिन हम ठीक से उनका वेलकम नहीं कर पाए। माफ कीजिएगा, कल्याणी ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन अगले ही पल जैसे ही हिमानी ने अपना मुंह खोला, वैसे ही वहां मौजूद सभी हक्के बक्के रह गए। मैडम कल्याणी, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि क्या नक्श यहाँ पर है? ये बोलते हुए हिमानी की आंखें भीड़ में नक्श को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। सॉरी मिस हिमानी, लेकिन नक्श तो रंगरेज रेस्टोरेंट से ही निकल गया था। उसके बाद हम यहाँ आए हैं। कल्याणी का चेहरा उदास हो गया था। ओह, चूंकि नक्श यहाँ पर नहीं है तो मैं आप लोगों को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगी। ये बोलते हुए हिमानी ने भी कार्तिक की तरह अपना हाथ हिलाया और एक फीमेल बॉडीगार्ड ने तुरंत ही टेबल पर एक गिफ्ट बॉक्स रख दिया। मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा तोहफा। ये बोलने के बाद हिमानी पीछे मुड़ी और अपनी पलटन के साथ वहां से निकल गई। हालांकि मैम्बो अंकल ये सारा माजरा देख तो नहीं पा रहे थे, लेकिन उन्हें सुनाई सब कुछ दे रहा था और ये सब सुनकर उनके चेहरे पर 13 बज गए थे। 12 तो पहले से ही बजे हुए थे। और सिर्फ मैम्बो अंकल ही नहीं, जावेरी खानदान के बाकी के लोग भी पूरी तरह से शॉक्ड थे। सूरत के 2 अरबपति बिजनेसमैन नक्श को मिलने यहाँ आए थे। जिस नक्श को जावेरी खानदान ने पिछले 2 सालों से सिर्फ एक कचरा समझा, दरअसल वो कचरा नहीं है, हीरा है, हीरा। अरे कोई जाओ और नक्श को ढूंढ कर यहाँ लेकर आओ। तुरंत ही कल्याणी ने जोर से चिल्लाते हुए एक ऑर्डर पास किया। उस ऑर्डर को सुनकर अनिका की तरफ से सबसे पहला रिएक्शन आया और तुरंत ही उसके कदम मैंशन से बाहर की तरफ बढ़ने लगे। जब विहान ने देखा कि अनिका बाहर जा रही है, तो वो भी उसे फॉलो करने लगा था। उसके बाद जावेरी खानदान की सारी यंग जनरेशन को कल्याणी ने नक्श को ढूंढने के अभियान में लगा दिया था। जावेरी खानदान के मैंशन से बाहर आकर अनिका ने जल्दी से अपना फोन बाहर निकाला और नक्श का नंबर डायल किया। जैसे ही नक्श ने कॉल उठाया, वैसे ही अनिका बोली, कहाँ हो तुम? रास्ते में हूँ, घर जा रहा हूँ। तुम परेशान मत हो, मैं सारा सामान पैक करके आज रात को ही निकल जाऊंगा।
नक्श ने कड़क अंदाज में बोला। वेट फॉर मी, मैं अभी आ रही हूं, अनिका ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। कॉल कट करने के बाद अनिका ने एक टैक्सी रोकी और उसमें बैठकर निकल गई। जब विहान ने सीन को देखा तो वो भी पार्किंग लॉट की तरफ भागा। आधे घंटे बाद जब अनिका टैक्सी से बाहर निकली तो उसने देखा कि विहान उसकी तरफ भागते हुए आ रहा है। ये देखकर वो अचानक से चौंक गई। अनिका, तुम घर क्यों आई हो? क्या तुम कुछ जरूरी सामान भूल गई? ये बोलते हुए विहान ने अनिका का हाथ पकड़ा और बोला, अगर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है तो मेरे साथ वापस चलो। दादी हमारी शादी अनाउंस करने वाली हैं, मुझे जाने दो। अनिका ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की और बोली, तुम भी यहां से चले जाओ। क्या तुम नक्श को ढूंढने वाली हो? विहान ने गहरी सांस लेते हुए कहा और अचानक से उसकी आंखें लाल हो गई थी। मैं मानता हूं कि मैंने उस कचरे को अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन दादी हमारी शादी के लिए मान गई है। उसके बाद तुम मेरी बीवी कहलाओगी। अगर उसे तुम्हारे साथ नहीं रहना है तो भाड़ में जाने दो ना उसे। विहान अब धीरे धीरे एंग्शियस होने लगा था। विहान के एंग्शियस होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। विहान ने कल्याणी के सामने जो डील रखी वो असली डील नहीं थी। अब विहान के पास कुछ भी नहीं बचा था, लेकिन इस बारे में जावेरी खानदान को कुछ भी नहीं पता था। जब तक उन्हें पता ना चले तब तक विहान इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर अनिका के साथ जल्दी से जल्दी शादी करना चाहता था। अगर वो और अनिका फिजिकल हो गए तो फिर उसके बाद अगर उसकी सच्चाई बाहर भी आ जाएगी तो वो उसे अनिका के साथ प्यार का रंग दे देगा। जावेरी खानदान के पैसों का इस्तेमाल करके वो फिर से अपना बिजनेस खड़ा कर सकता था। जब विहान ने इस बारे में सोचा कि वो एक तीर से दो निशाना लगा सकता है तो वो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था और अपने प्लान को पूरी तरह से भुनाने के लिए तैयार था। नहीं, मैं उससे आखिरी बार मिलना चाहती हूँ। एक पल के लिए अनिका हेजिटेट हुई, लेकिन उसके बाद उसने फिर से कहा, विहान, भले ही दादी मान गई होगी लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। क्यों? क्या तुम सच में उस कचरे को पसंद करती हो? विहान ने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा। मेरी शादी को लगभग 3 साल हो गए हैं। अगर मैं 3 साल तक किसी कुत्ते को भी पालूं तब भी मेरे अंदर फीलिंग्स तो होगी ना। हालांकि अनिका एडमिट करने को तैयार नहीं थी, लेकिन उसके अंदर नक्श को लेकर ट्रू फीलिंग्स थी। नहीं, उस कचरे के बारे में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मेरे साथ यहां से चलना होगा। एक बार फिर से विहान ने दहाड़ते हुए कहा और उसके बाद दोनों एक दूसरे को खींचने लगे। क्या कहते हैं उसे? हाथापाई। उन दोनों के बीच में हाथापाई शुरू हो गई थी। अभी वो दोनों एक दूसरे से आर्ग्यू कर ही रहे थे कि तभी एक ब्लैक कार सड़क के किनारे आकर रुकी और उस कार से चित्रा बाहर निकली। अनिका, विहान, तुम दोनों यहां पर क्या कर रहे हो? चित्रा ने कहा। तुम दोनों वापस मैंशन नहीं जा रहे? उधर मम्मी जी तुम दोनों की शादी डिसाइड करने वाली हैं। नहीं, मुझे वापस नहीं जाना है। मुझे आखिरी बार नक्श से मिलना है, अनिका ने अपने दांत रगड़ते हुए कहा। उसी समय विहान ने गहरी सांस लेते हुए चित्रा की ओर देखा और उसके बाद अनिका को देखकर उसके चेहरे पर एक मीनिंगफुल स्माइल आ गई थी। आंटी, आज बहुत ज्यादा ही गर्मी है, क्यों ना आप अनिका के साथ कार में बैठिए। थोड़ा समझाइए इसे कि ये जिंदगी का मामला है। शांति से सोचकर फैसला ले। मैं अभी कोल्ड ड्रिंक लेकर आता हूँ, दिमाग ठंडा होगा तो ठीक से सोच पाएगी। ये बोलने के बाद विहान पीछे मुड़ा और उसके कदम कन्फेक्शनरी स्टोर की तरफ बढ़ने लगे थे। मम्मी, मुझे कोई बात नहीं करनी है। आप विहान को यहां से जाने के लिए कह दो। मुझे उससे शादी नहीं करनी है। विहान के वहां से जाते ही अनिका ने अपनी मां के सामने अपने दिल का हाल बयां किया, लेकिन चित्रा तो खुद चाहती थी कि अनिका और विहान की शादी हो, तो ऐसे में चित्रा तो उसकी कोई मदद नहीं कर सकती थी। चित्रा ने कहा, ठीक है, हम इस बारे में कार में बैठकर आराम से बात करते हैं। बस मैं चाहती हूँ कि तू ठंडे दिमाग से सोच ले कि तुझे क्या करना है। लाइफ में ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। ये बोलते हुए चित्रा ने अनिका का हाथ पकड़ा और उसके बाद दोनों माँ बेटी उस ब्लैक कलर की कार में जाकर बैठ गए। लेकिन विहान के घटिया मन में तो कुछ और ही चल रहा था। वो आज अपने साथ सेडेटिव लेकर आया था। सेडेटिव तो जानते ही होंगे ना आप। अरे, बेहोशी की दवा जो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होती है, ना तो स्मेल आती है और ना ही टेस्ट, और पानी में जाते ही घुल जाती है। विहान ने 2 कोल्ड ड्रिंक ली और अपने मकसद को अंजाम दिया। जैसे ही विहान अपने हाथ में कोल्ड ड्रिंक लेकर कार की तरफ बढ़ रहा था, विहान को इस तरह देखकर चित्रा के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। तुरंत ही चित्रा ने अनिका से कहा, अनिका, देख रही है ना कि विहान कितना सेंसिबल है। आज गर्मी ज्यादा है तो उसे तेरी इतनी फिक्र है कि तेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आया। आज तक नक्श ने कभी ऐसा कुछ किया है? आजकल तो आंखें दिखाना और सीख गया है। एक तरफ चित्रा नक्श की बुराई कर रही थी तो दूसरी तरफ विहान कार के पास पहुंच गया और बोला, आंटी, अनिका, लो कोल्ड ड्रिंक पियो।
और उसके बाद सोचो कि क्या करना है। जैसे ही अनिका और चित्रा ने विहान के हाथ से कोल्ड ड्रिंक ली, वैसे ही विहान अपने माथे से पसीना पोंछने लगा था। आज वाकई में काफी गर्मी थी, क्योंकि बारिश का मौसम आने वाला था और इस वजह से ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा थी। अनिका और चित्रा दोनों ने ही आधे से भी ज्यादा कोल्ड ड्रिंक गटक ली थी। अनिका, मैंने ठंडे दिमाग से सोचा और मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि हम वापस मैंशन जा रहे हैं। उस नक्श में ऐसा कुछ भी खास नहीं है कि तुम उसकी वजह से अपनी जिंदगी खराब करो। बस अब मैं आगे और कुछ भी नहीं सुनूंगी। ये बोलते हुए चित्रा ने कार की चाबी विहान को पास की। नहीं मम्मी, मुझे नक्श। अनिका कुछ बोलने जा रही थी, लेकिन अचानक से उसे कुछ फील होने लगा। उसका सर अचानक से भारी होने लगा। उसे अपना शरीर कमजोर, बहुत कमजोर महसूस होने लगा और देखते ही देखते अनिका बेहोश हो गई। चित्रा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दोनों की कोल्ड ड्रिंक कार में ही गिर गई थी। विहान के चेहरे पर शातिर मुस्कान नाच रही थी। उसने जल्दी से कार स्टार्ट की और निकल गया। नक्श, जो घर की बालकनी में ही खड़ा था, उसने इस नजारे को अपनी आंखों में कैद कर लिया था। 1 घंटे बाद जब चित्रा को होश आया तो उसने देखा कि उसे और अनिका को बांध के रखा है। बचाओ, कोई है? हमें बाहर निकालो, बचाओ बचाओ! चित्रा जोर जोर से चिल्लाने लगी थी। अरे आंटी, क्यों गला फाड़ रही हैं? अपनी ताकत बचा के रखिए। चिल्ला चिल्ला के आपका गला बाहर आ जाएगा, लेकिन आपको यहां पर कोई भी बचाने वाला नहीं आएगा। टॉवल से अपने बाल पोंछते हुए विहान के कदम उस कमरे के अंदर बढ़े जहां उसने अनिका और चित्रा को बांध के रखा था। विहान, ये तुम क्या कर रहे हो? जल्दी से खोलो और हमें यहां से जाने दो। देखो, मैं तुम्हें बोल रही हूं कि तुम अभी बहुत जवान हो। कंफ्यूज होकर अपने फ्यूचर को इस तरह बर्बाद मत करो। चित्रा काफी ज्यादा एंग्शियस हो गई थी। जो कुछ भी हो, लेकिन चित्रा अपने दिल में जिसे एक परफेक्ट सन इन लॉ समझ बैठी थी, वो उनके साथ कुछ ऐसा करेगा, उसने ऐसा किसी सपने में भी नहीं सोचा था। चुप कर बुढ़िया। गुस्से में विहान के कदम चित्रा की तरफ बढ़े और उसने चित्रा के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। उसके बाद विहान ने चित्रा के बाल पकड़े और बोला, तुझे क्या लगता है कि मुझे सच बताने से डर लगता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं बहुत सालों से बिजनेस की दुनिया में मेहनत कर रहा हूं। मेहनत करके ही मैं वहां तक पहुंचा, लेकिन एक ही झटके में मुझे किसी ने बर्बाद कर दिया। और हंसने वाली बात यह है कि मुझे पता ही नहीं कि मैंने किसे ऑफेंड किया। मेरा सब कुछ चला गया, मैं बर्बाद हो गया। ये बोलते हुए विहान के चेहरे पर उदासी दिख रही थी। क्या वो ड्रीम लवर नेकलेस सच में तुमने नहीं खरीदा है? विहान की कहानी सुनकर अनिका स्टन रह गई थी। हालांकि अनिका ने विहान को कॉल करके ड्रीम लवर के बारे में पहले भी पूछा था, लेकिन क्या अनिका को अभी भी लग रहा था कि वो ड्रीम लवर नेकलेस विहान ने खरीदा है? अब क्या अनिका का कैसा रिएक्शन देखने को मिलेगा? विहान ने चित्रा और अनिका को किडनैप क्यों किया होगा? क्या वो जावेरी खानदान से पैसा निकलवाना चाहता है, या फिर वो जबरदस्ती अनिका से शादी करना चाहता है? नक्श, जिसने ये सब होते हुए देख लिया है,